अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। लाउंज में मौत की सी खामोशी थी। जुबैदा बेगम और बुशरा बेगम सर पकड़े बैठी थीं। रिमशा के कहे हुए अल्फाज की बाज़गुज़श्त अभी तक उनका पीछा कर रही थी और अब तो शायद उनको सारी ज़िंदगी ये गम सहना था। ईना और मरियम की हिम्मत ना थी कि अपनी जान से प्यारी सहेली को जाकर दिलासा दें, जो जाने कब से ये गम अपने अंदर छुपाए बैठी थी। ज़हीर की नज़रें झुकी हुई थीं। इसमें इतनी हिम्मत ना थी कि रोती हुई माँ बहन को दिलासा दे दे, और अगर वो इसको धुतकार देती तो इस तो के आगे ना अल्फाज थे ना सोचने की हिम्मत। और समीर, वो दो जानो ज़मीन पर बैठे ख्वाहिश कर रहा था कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। वो तो रिमशा के लिए ऐसी कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो उसके लिए ज़रा सी भी तकलीफ़ या दर्द का बाइस बने। कजा के आंसू, वो आंसू इस वक्त समीर पर पहाड़ बनकर गिर रहे थे, जिस पहाड़ के नीचे जाने कितने अरसे से रिमशा फंसी बे आवाज़ दर्द और गम से रो रही थी। वो लफटर ज़माने भर की आवारगी आंखों में भरकर रिमशा को घूर रहा था। उफो, क्या मुसीबत है इना, मैं हूँ रिमशा, खोल भी दो गेट। रिमशा का बस नहीं चल रहा था कि बंद दरवाजे से अंदर चली जाए। ये ईना गेट खोले नहीं खोले दे रही और वहाँ वो लफटर जैसी आंखों से इसको खाने का इरादा रखता था। रिमशा ने डोर बेल पर हाथ रखा और तब तक ना छोड़ा जब तक अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ गई। कौन है यार जो बेल पर हाथ रखकर भूल गया है? ज़हीर ने बुड़बुड़ाते हुए गेट खोला। बाहर से हवास बाख्ता से रिमशा को अंदर आते देख जल्दी से रास्ता छोड़ा, क्योंकि कभी इम्कान था कि वो जिस स्पीड से अंदर आई थी ज़हीर से टकरा जाती। क्या हुआ रिमशा? ऑल ओके? जी जी, रिमशा ने जल्दी से जवाब दिया और अंदर को दौड़ लगाई। ज़हीर ने किसी ख्याल के तहत बाही झांक कर देखा तो इस लोफर के हाथों के तोते उड़ गए, जबकि ज़हीर की गौसीली आंखों ने दूर तक उसका पीछा किया। क्या हुआ रिमशा, ऐसे आंधी तूफान की तरह क्यों आ रही हो? कोई पीछे पड़ गया है क्या? ऐना ने रिमशा के यकदम अंदर आने पर पूछा। ऐना, अगर कॉल करके इमरजेंसी में बुलाती हो तो प्लीज़ कम से कम गेट खुला रखा करो, रिमशा ने गुस्से से सुर्ख होते चेहरे के साथ कहा। पर हुआ क्या है, कुछ पता तो चले। वही विकी, उसका बस नहीं चल रहा था कि मुझे कच्चा खा जाए, रिमशा ने उसकी एक्सरे करती आंखों को याद करके कराहे से कहा। क्या ख्याल है, भाई को बताकर उसकी पिटाई ना करवाई जाए? ऐना ने तजवीज़ पेश की। नहीं, रहने दो, खामखा मोहल्ले में बात फैलेगी, रिमशा ने कुछ सोचते हुए मसलहतन तजवीज़ रद्द कर दी। खैर, मुझे बुलाया क्यों था? अरे हाँ, ऐना ने सर पर हाथ मारते हुए कहा, मरियम को सरप्राइज़ बर्थडे का प्लान बताने बुलाया था। दोनों सहेलियां सर जोड़कर डिस्कशन में मसरूफ़ हो गईं। लाहौर में गुलबर्ग के इलाके में आबाद वो एक 10 मरले पर वाक़े 2 मंजिला घर था, जिसके नीचे वाले पोर्शन में हामिद साहब अपनी लाडली बेटी रिमशा के साथ रहते थे। हामिद साहब की अहलिया सनम रिमशा को जन्म देते समय फौत हो गई थी। हामिद साहब के लिए जान से प्यारी बीवी का जाना किसी जानलेवा सदमे से कम नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी होते हुए उन्होंने अपनी बेटी में अपने जीने का सहारा ढूंढ लिया। हामिद साहब की अपनी 3 दुकानें थीं, जिसमें इनका कपड़ों का फैला हुआ कारोबार था। आमदन और गुसर बसर अच्छी थी। कई लोगों ने इनको दूसरी शादी का मशवरा दिया, लेकिन रिमशा पर सौतेली माँ लाने के खौफ से उन्होंने फिर कभी शादी ना की। ऊपर वाले पोर्शन में जुबैदा बेगम अपने 2 बच्चों समीर और मरियम के साथ रहती थीं। वो रिश्ते में हामिद साहब की सगी चचाजाद बहन थीं और वो पोर्शन उनकी मलकियत थी, जबकि नीचे वाली हामिद साहब की। जुबैदा बेगम के शौहर की वफ़ात कुछ अरसा पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। वो खुद एक गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल के अहदे पर फाइज थीं। समीर BBA करके एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था, जबकि मरियम, रिमशा और ऐना BS ऑनर्स की 5वीं सेमेस्टर में थीं। जुबैदा बेगम ने कभी रिमशा और मरियम में कोई फ़र्क नहीं रखा था, बल्कि वो मरियम की निस्बत रिमशा के ज़्यादा करीब थी। सामने कम से कम एक 2 कनाल पर फैला हुआ घर सुलेमान साहब का था, जिनकी जूतों की अपनी फैक्ट्री थी। इनकी बीवी बुशरा बेगम, ज़हीर जो कि MBA करके वालिद का कारोबार ही संभाल रहा था, और बेटी ऐना ने मुकम्मल किया हुआ था। ज़हीर और समीर बचपन के दोस्त भाई और एक दूसरे के हमराज थे। चलो चलो जल्दी करो। रात के अंधेरे में 2 नुस्वानी हेवले मरियम के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। ओह रिमशा, चाकू तो लिया ही नहीं किचन से, प्लीज़ मेरी बहन पकड़ लाना। ओह गॉड ऐना, मैंने तुम्हारे हाथ में दिया था चाकू, वो गलती से नीचे किचन में ही रह गया। ऐना मुंह बसोरी, तुम्हें मालूम है मुझे अंधेरे से कितना खौफ आता है, वरना मैं लाती हूँ और केक के बाद उससे तुम्हारा गला काटूंगी, रिमशा धमकी देते हुए बोली। यहीं से पकड़ लेती हूँ, अब अंधेरे में कहाँ, वापस नहीं जाओ नीचे, वो सोचते हुए किचन में गई।
उसी टाइम समीर पानी लेने किचन की सिमत आया। रिमशा नाइफ स्टैंड से नाइफ लेकर पलटी ही थी कि पीछे से आते समीर से बुरी तरह जा टकराई। उसके हाथ से नाइफ समीर के हाथ पर कट लगाता हुआ नीचे गिर गया। इस नागहानी आफत पर रिमशा के मुंह से चीख निकली, जिसे समीर के मजबूत हाथ ने फौरी रोक लिया। रिमशा कपकपा कर रह गई। समीर एक हाथ से उसे कमर से थामे, दूसरा हाथ उसके मुंह पर रखे। उसके निहायत करीब था, इतना करीब के दोनों एक दूसरे की गर्म सांसें महसूस कर सकते थे। समीर उसकी गहरी भूरी आंखों में मुकम्मल तौर पर खो गया। पहली दफ़ा उसने रिमशा को अपने इतने करीब देखा था, महसूस किया था। वो इस लम्हे में खो गया, वो खुद का न रहा। इस लम्हे समीर ने दिल की गहराइयों से दुआ की कि काश ये वक्त यहीं रुक जाए, सब ठहर जाए, सिर्फ वो हो, उसकी माशूका हो और इश्क हो। इस लम्हे मौत आकर गुजर जाए। समीर से कोई उसकी जान भी मांग लेता तो वो हंसते हंसते दे देता, पर यह लम्हा ना जाने देता। लेकिन रिमशा की दबी दबी सिसकियों ने उसको इस लम्हे के फुसूसे बाहे लाने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही समीर होश में आया, रिमशा के बाजू से उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी। रिमशा ने फौरन अपना बाजू निकाल कर सहलाया तो उस पर खून की छींटें देखकर हैरान रह गई। ये समीर का खून था जो कट लगने से आया था और वो उसे फरामोश कर गया था। रिमशा ने आंसू भरी आंखों से समीर को देखा। समीर ने बिना कुछ कहे उसको रास्ता दिया। रिमशा तो वहाँ से चली गई, पर अपना दिल, सांसें और धड़कन वहाँ ही छोड़ गई जहाँ सिर्फ एक ही सदा थी, समीर, रिमशा, इश्क। रिमशा जैसे कैसे करके वापस ऐना तक लौटी। ये क्या रिमशा, कहाँ थी तुम यार? एक तो इतनी लेट आई हो, ऊपर से नाइफ भी नहीं लाई। 12 बजने को हैं। रिमशा, जो अभी तक खुद की कैफियत को संभाल नहीं पाई थी, उसे क्या जवाब देती? भाड़ में जाओ। ऐना अलग नाराज थी। मेरे ख्याल से आप दोनों ये ढूंढ रही हैं। इतनी देर में समीर नाइफ लेता हुआ आया। थैंक यू समीर भाई, वरना 12 यहाँ ही बज जाते। क्यों, 12 के बाद बर्थडे ख़त्म हो जाती है क्या? समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि दिल अभी तक लय पे नहीं आया था। हाँ, लड़कियों की हो जाती है। ऐना खिलखिलाई। खैर, अभी आप भागें यहाँ से, सुबह अपनी बहन को विश कीजिएगा। डोंट वेस्ट आवर टाइम। ऐना ने समीर को जाने बल्कि भागने का हुक्म दे दिया। समीर एक निगाह गलत रिमशा पर डाले बगैर वहाँ से चला गया, वरना शायद निगाहें रास्ता रोक लेती। कमरे में जाते ही समीर को जख्मी हाथ का दर्द सताया। हाथ को देखते ही समीर को वो लम्हा दोबारा याद आया। अजियत सी अजियत थी, लज्जत सी लज्जत थी। 7 साल पहले। भाई प्लीज़ मुझे मेरा रिज़ल्ट देखने दीजिए। 9वीं क्लास का बोर्ड का रिज़ल्ट आया था। समीर शरारत से लैपटॉप लेकर भागा। मरियम उसके पीछे लपकी। मरियम को रिज़ल्ट की टेंशन थी। समीर जो बहन का शानदार 90% का रिज़ल्ट पहले ही देख चुका था, उसका तंग करने के मूड में था। ओके, मैं देख देता हूँ। सामने से अब्बू को आता देखकर समीर लाइन पर आया। लेकिन आपको मेरे रोल नंबर का नहीं पता? पता है। समीर ने रोल नंबर स्लिप हवा में लहराते हुए रोल नंबर टाइप करते हुए कहा। मरियम ने ज़ोर से आंखें बंद कर लीं और दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। अब्बू भी लाडली के रिज़ल्ट के लिए बेताब थे। 60% रिज़ल्ट है तुम्हारा, और केमिस्ट्री में स्टार लग के पास हुई हो। नाक डुबो दी। मरियम बेयकीनी से भाई को देख रही थी। अकरम साहब ने लैपटॉप की स्क्रीन का रुख अपनी तरफ किया। समीर, इंसान बनो। मरियम बेटा, भाई तंग कर रहा है आपको। माशाल्लाह से यू हैव स्कोर 90%, प्राउड ऑफ यू। उन्होंने आंखों में बेआवाज़ आंसू बहाती मरियम को सीने से लगाया। भाई बहुत बुरे हैं आप, मैं आपसे नहीं बोलती। बाप के गले से लगे आंसू बहाती मरियम ने कहा। ओह माई लिटिल सिस्टर, आई वॉज जोकिंग यार। अच्छा लो कान पकड़े, सो सॉरी। ओके, एक शर्त है, माफ़ करूँगी। आप मिठाई लेकर आइए, मैं अम्मी को तो मार्क्स बता दूँ। 10 बार कॉल कर चुकी हैं, वो मोबाइल उठाते हुए बोली। ओके। समीर शोक सिटी पर कोई धुन बजाते हुए तेजी से नीचे उतरा और इससे भी ज्यादा तेज आती हुई रिमशा बुरी तरह समीर से जा टकराई। तवाज़ुन बरकरार न रख पाई और गिर गई। समीर इस अचानक अफदाद पर बुरी तरह बौखला गया। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आप ठीक हैं? समीर ने रिमशा से पूछा। हालांकि पूछना फजूल था, क्योंकि समीर जानता था कि इसकी वजह से उस धान पान सी लड़की को अच्छी खासी चोट लगी है। दर्द के मारे रिमशा का बोलना दोभर था। खड़े होना दूर की बात, समीर दोजाना उसके साथ ज़मीन पर बैठकर उसका पाँव देखने लगा। लगता है मुझ आ गई है, समीर ने कहते हुए रिमशा को देखा, जो शदीद दर्द से आंखें ज़ोर से बंद किए बैठी थी। इस पल उसे देखते हुए समीर को किसी बात का होश ना रहा। वो जो अब 9 उम्री से जवानी में दाखिल हो गया, इस 9 उम्र लड़की को अपने इतने करीब देखकर कहीं खो सा गया। उसी पल उसको लगा कि उसके दिल ने उसका साथ छोड़कर इस लड़की का साथ पकड़ लिया है। अचानक ही समीर को उसकी चोट का दर्द बुरी तरह खुद में महसूस हुआ। इश्क ने बुरी तरह उस पर हमला किया था
और वो इस हमले के लिए तैयार नहीं था। लेकिन इश्क को इस बात से क्या सरोकार कि कौन तैयार है या नहीं। इश्क तो बस हमला करना और चारों शाने चित करना जानता है, और समीर चारों शाने चित हो चुका था। वो अब मुकम्मल तौर पर इस इश्क के हवाले हो गया था। अरे रे, ये क्या हुआ रिमशा को? मरियम, जो कि रिमशा को अपना रिजल्ट बताने आ रही थी, पैर पकड़कर जमीन पर बैठी। रोती हुई रिमशा और बुत बने समीर को देखते परेशान होते हुए बोली, मैं गिर गई मरियम, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। रिमशा रोते हुए कराई। अरे ये क्या हुआ? रिमशा को अकरम साहब ने नीचे आते हुए पूछा। साथ ही खुद रिमशा का पैर टटोलने लगे। जरा सा हाथ लगने पर रिमशा की चीख निकल गई। लगता है अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। मैं कार निकालता हूँ, तुम लोग इसको सहारा देकर कार तक लाओ, अकरम साहब ने कहा। मरियम ने रिमशा को सहारा देकर उठाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो पाई। तो बुत बने समीर को झंझोड़ कर कहा, भाई कहाँ गुम है, प्लीज़ रिमशा को सहारा देने में मेरी मदद करें। लेकिन समीर एकदम ही इस मुकाम इश्क तक आ गया कि एहतराम इश्क उस पर वाजिब हो गया। अचानक ही ऐना भी वहाँ आ गई। रिमशा को मरियम के साथ सहारा देती हुई कार तक आई। लेकिन तुम्हें हुआ क्या, गिरी कैसे? कार में बैठते हुए मरियम ने पूछा। मैं तुम्हें अपना रिजल्ट बताने आ रही थी कि समीर भाई से टकराकर स्लिप हो गई। मेरे 96% आई है। रिमशा ने सुसु करते रिजल्ट बताना ज़रूरी ख्याल किया। मेरे 90% मरियम चहकी और मेरे 97। ऐना ने दोनों के सर पर मौम फोड़ा। रिमशा के दर्द में अब एक और दर्द का इजाफा हो गया और मरियम सोच रही थी बेस्ट फ्रेंड एक तरफ, लेकिन काश वो ऐना को मैथ्स के MCQs में हेल्प ना करती। रिमशा को मालूम तक ना हो सका कि उसने समीर को किस कैफियत में मुब्तला कर दिया है। क्या हुआ मेरी बेटी को? हामिद साहब अस्पताल में दाखिल होते हुए अकरम साहब से बोले। रिलैक्स भाईजान, मूंछ आ गई है, समीर से टकराकर स्लिप हो गई थी, अकरम साहब ने दिलासा दिया। जनरल वार्ड में रिमशा, मरियम, ऐना तीनों मौजूद थीं। कैसी है मेरी बेटी? हामिद साहब रिमशा की तरफ लपके। अब काफ़ी बेहतर हूँ बाबा, पहले बहुत दर्द था। रिमशा बाप के साथ बातों में मसरूफ हो गई। फूलों का, तारों का सबका कहना है, एक हज़ारों में मेरी बहना है। सुबह नाश्ते की टेबल पर आते ही समीर ने बहन को विश किया। हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, अल्लाह तुम्हें लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे और तुम्हारी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। जुबैदा बेगम ने भी बेटी को चूमते हुए दुआ दी। थैंक यू सो मच मामा और भाई, लेकिन आप लोग हमेशा लेट हो जाते हैं। रिमशा और मरियम ने मुझे रात को 12 बजे विश किया। हाँ भाई, बकौल उनके इसके बाद तुम्हारी बर्थडे ख़त्म हो जाती है, जबकि हमारे लिए आज रात 12 बजे तक ख़त्म होगी, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। साथ ही रात का मंजर याद आते ही मुस्कुराहट और गहरी हो गई। मामा आपको याद है ना मुझे क्या गिफ्ट चाहिए? मरियम ने उम्मीद भरी नज़रों से माँ से पूछा। हाँ मेरी गुड़िया, मुझे याद है, पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिए हैं, रिमशा और ऐना के साथ ले आना। ओह थैंक यू मामा, लव यू सो मच, मरियम चहकी। और भाई कम से कम आज कंजूसी ना दिखाइएगा, जो मैं मांगूँ मुझे देंगे। मरियम ने आस भरी नज़रों से भाई को देखा। ज़रूर, क्यों नहीं, समीर ने कहा। तो बस मैं एक स्पेशल डिमांड करने वाली हूँ, तैयार रहिएगा, अल्लाह खैर ही करे, समीर ने डरने की एक्टिंग करते हुए कहा। जुबैदा बेगम ने दोनों की नोक झोंक सुनते हुए दिल से दोनों की खुशी की दुआ की। फिर शायद कुदरत को कुछ और मंजूर था। रिमशा बेचैनी से कमरे के चक्कर काट रही थी। बेचैनी किस बात की थी वो नहीं जानती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका कुछ खो गया है। पर क्या, ये क्या हो रहा है मुझे? कल समीर को क्या हुआ था? वो मुझे ऐसी क्यों देख रहे थे? क्यों इनका अंदाज, इनकी आंखें मेरे जहन में महव हो गई हैं? क्यों मैं इनके ख्याल से पीछा नहीं छुड़ा पा रही? हालांकि उन्होंने तो अरसा हुआ मेरी तरफ देखना, मेरे से बात करना छोड़ दिया था। बहुत अच्छे ना सही, पर हम भी एक ज़माने में दोस्त थे। पता नहीं क्यों अचानक वो इतना बदल गए, इतनी दूर हो गए। हालांकि हम एक घर में रहते हैं, फिर भी वो मेरे से ज़्यादा तो ऐना से फ्रैंक है। क्या मैं इनको पसंद नहीं हूँ? रिमशा को जानलेवा ख्याल आया जिसने उसकी रूह तक को तड़पा दिया। जाने क्यों, जाने किस चीज़ की अजियत थी, जाने कैसा रोग लग गया था। ऐना, मरियम और रिमशा तीनों हामिद साहब के पोर्शन से मुल्का लॉन में बर्थडे डेकोरेशन कर रहे थे। अरे तुम लोगों को पता है, इस विक्की की आंखों में किसी ने लाल मिर्चें डालकर उसकी खूब पिटाई की है। और बाबा बता रहे थे खूब मिर्चें डालकर, जैसे इन मिर्चों से उसकी आंखें रगड़ी हैं ज़ोर ज़ोर से। ऐना ने झुरझुरी से ली। अस्पताल में दाखिल है बेचारा, सुना है बिनाई काफ़ी कमज़ोर हो गई है। रिमशा, कहीं ये तुम्हारा कारनामा तो नहीं? तुम ही उसके अंधा होने की बद्दुआ करती थी। मरियम ने रिमशा को छेड़ा। बद्दुआ तो बस एक बार ही की थी, वो भी चिढ़ के, लेकिन फिर अल्लाह से माफ़ी भी मांग ली थी। और ये तो किसी पागल जुनूनी का काम लगता है। इन्हीं बातों के दरमियान समीर और जहीर भी आ गए। शुक्र है आप लोग आ गए। चलें अब ऊपर चढ़कर सजाएंगे आप लोग इन बालून्स को।
مریم نے حکم صادر کیا، جبکہ رمشا کے دل نے سمیر کو دیکھتے ہی ہارٹ بیٹ مس کی۔ وہ رخ پھیر گئی۔ ہاں بھائی، ہمیں آئیڈیا تھا، مشکل کام ہمیں ہی دیا جائے گا، ظہیر نے کہا۔ جی بالکل، اتنی دیر سے آنے کی سزا ہے یہ، مریم بولی۔ اب چلیں، باتیں کم کام زیادہ۔ ظہیر ریکور ریبنز لینے پلٹا۔ ارے بھائی، ہمیں تو نیچے آنے کے لیے ہاتھ دیں۔ سمیر کو بھی پلٹتا دیکھ کر مریم نے دہائی دی۔ کیوں، اوپر میری مدد سے چڑھی تھی؟ بھائی پلیز، چڑھنا ایزی تھا، اترنا نہیں۔ سمیر نے ہاتھ دے کر مریم کو اترنے میں مدد کی۔ پھر اینا بھی اس کے ہاتھ کے سہارے اتری، لیکن اینا کے اترتے ہی سمیر رخ پھیر گیا، اور کسی نے کیا ہو یا نہیں، لیکن رمشا نے اس بات کو بے حد محسوس کیا۔ آنسوؤں کا ایک گولا سا اس کے حلق میں اتر گیا۔ سمیر نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ مریم کے سہارے وہ نیچے اتری اور سوچتی رہی، آخر کیوں، آخر اس نے ایسا کیا ہی کیا ہے جو وہ اس کو دیکھتا تک نہیں۔ مریم تو چلو بہن ہے، اس ظالم نے اینا کو بھی تو سہارا دیا، اس کو کیوں نہیں، بس اس کو کیوں نہیں؟ وہ پگلی یہ نہ سمجھ پائی تھی کہ وہ شخص اس کا عاشق تھا، اس پر مر مٹتا تھا۔ وہ اس کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھ پاتا تھا کہ کہیں نفس احترام پر حاوی نہ ہو جائے، کہیں نظر اٹھ کر بہک نہ جائے، کہیں عشق کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ وہ تو نظر بہکنے سے ہی خوف کھاتا تھا، تو ہاتھ کیسے تھامتا؟ کل پہلی دفعہ ہاتھ تھام کر سزا بھی تو پائی تھی۔ اس نے اپنے زخمی ہاتھ کو دیکھ کر سوچا، بھائی سنا ہے وکی کی آنکھوں میں کسی نے مرچیں پھینک دیں؟ مریم کی آواز سمیر کو ہوش میں لائی۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا، جبکہ ظہیر کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ کسی جنونی شخص کا کام ہوگا۔ نہیں، مریم کو تجسس ہوا، ہو بھی تو تمہیں کیا، چپ چاپ اپنا کام کرو۔ ظہیر نے لتاڑا، میں نے بس یوں ہی پوچھا تھا۔ وہ بیچاری اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ رات کو اس گھر کے چھوٹے سے لان میں سب جمع تھے۔ حامد صاحب اپنی بیٹی رمشا کے ساتھ، زبیدہ بیگم اپنے بچوں سمیر اور مریم کے ساتھ، اور سلیمان صاحب اپنی بیگم بشرا اور بچوں اینا اور ظہیر کے ساتھ۔ کیک کٹ چکا تھا، تحفے تحائف کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ دونوں خواتین ایک طرف بیٹھی مریم کا رشتہ ڈسکس کر رہی تھیں۔ زبیدہ بیگم کی ایک کولیگ نے اپنے بھائی کے لیے مریم میں انٹرسٹ ظاہر کیا تھا۔ تینوں سہیلیاں جانے کن باتوں میں گم تھیں۔ حامد اور سلیمان صاحب کاروباری باتوں میں مصروف تھے، جبکہ سمیر اور ظہیر اندر لاؤنج میں تھے۔ مریم نے جوس کا گلاس تھاما ہوا تھا۔ اچانک سے ہی زبیدہ بیگم نے مریم کو آواز دی۔ مریم پلٹی اور جوس کا گلاس چھلک کر رمشا کا سوٹ بھگو گیا۔ اف، ایم سو سوری یار، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ مریم کو حد درجہ شرمندگی نے گھیرے میں لے لیا۔ وہ جانتی تھی رمشا کو یہ سوٹ مامو جان نے اس کے فورتھ سیمسٹر کے رزلٹ پر دیا تھا، اور اس کو یہ سوٹ بہت عزیز تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، رمشا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور اندر گھر میں واش روم جانے کے غرض سے داخل ہوئی۔ ہیں، یہ ایک داغ کے لیے رو رہی ہے؟ اینا حیران ہوئی۔ اس کا یہ فیورٹ سوٹ ہے، بس داغ پکا نہ ہو۔ مریم تاحال شرمندہ تھی۔ ریلیکس، برائٹ سب رائٹ کر دے گا، اینا نے ہنستے ہوئے کہا۔ رمشا کو کیوں رونا سا آ رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ بس یہ چاہتی تھی کہ کہیں تنہائی اور وہ جا کر آنسو بہائے۔ وہ واش روم کے بجائے اوپر چھت پر چلی گئی۔ سمیر نے گلاس وال سے اس کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کا اوپر جانے کو دل چاہا۔ سمیر نے دل کو سرزنش کی، مگر دل نہ مانا، اور آخر میں دل کی ہی جیت ہوئی۔ سمیر اوپر گیا۔ رمشا بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی سمیر کی طرف پشت تھی، مگر سمیر جانتا تھا وہ رو رہی ہے۔ سمیر کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر مسل ڈالا۔ خیریت؟ سمیر کی زبان نے یک لفظی سوال کیا۔ رمشا بنا چونکے پلٹی، لبالب بھری ہوئی آنکھوں سے سمیر کو دیکھا اور بولی، بہت برے ہیں آپ۔ رمشا کی آنکھوں میں عجیب سا درد تھا، چبھن تھی، آگ تھی، تپش تھی۔ سمیر اس تپش کو کیسے نہ پہچانتا؟ وہ تو خود عرصے سے اس آگ میں جل رہا تھا۔ نہیں، سمیر کے لبوں سے درد بھری سرگوشی نکلی۔ رمشا سمیر کی سائڈ سے گزر گئی۔ میں اکیلا کم تھا کیا جو اب آپ بھی اس آگ میں جلنے لگیں؟ سمیر کے دل سے آہ نکلی۔ 7 سال پہلے سلیمان صاحب نے اپنے بنگلے میں تینوں بچیوں کے رزلٹ کی خوشی میں دعوت رکھی تھی۔ اب تک رمشا کو بھی پاؤں کے درد سے آرام تھا، اور دونوں سہیلیوں کا اینا کے زیادہ پرسنٹ سکور کرنے کا دکھ بھی کافی کم ہو گیا تھا۔ سمیر کو کل رات سے شدید بخار نے لپیٹ رکھا تھا۔ زبیدہ بیگم ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رکھ کر بے حال تھیں۔ سمیر یار، کل سلیمان انکل کی طرف گیٹ ٹوگیدر ہے، ہمت کر شیر بن یار، ایک چھوٹے سے بخار کو اتنا سیریس لے لیا۔ ظہیر نے بظاہر مذاق میں کہا، ورنہ دل ہی دل میں اس کو سمیر کی طبیعت معمول سے ہٹ کر خراب لگ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ عشق کا منہ زور بخار ہے، ایسے نہیں جائے گا۔ آنٹی آپ روم میں جا کر ریسٹ کریں، میں ہوں یہاں سمیر کے ساتھ، اور آج یہیں رہوں گا۔ ظہیر نے ان کو بھیج کر ہی دم لیا۔ آنٹی کے جانے کے بعد خود رات گئے تک وہ جان سے پیارے دوست کے ماتھے پر پٹیاں رکھتا رہا۔ اس کو سمیر کی خاموشی سے الجھن ہو رہی تھی۔
شدید سے شدید بیماری میں بھی کبھی سمیر کو ایسے چپ نہیں لگی تھی۔ سمیر کیا بات ہے بھائی؟ کیا بات تجھے اتنا ڈسٹرب کر رہی ہے؟ یو نو ویل یو کین شیئر ود می، ایم آلویز دیئر فار یو اینڈ یو نو ڈاٹ کم آن یار، بتا مجھے کیا چاہیے، میں لا کر دوں گا، بس بول دے ایک بار۔ ظہیر ایموشنل ہو گیا تھا۔ ریمشا چاہیے مجھے، سمیر نکاہت بھری بے چارگی میں بولا۔ اس بے چارگی میں بھی محسوس کیے جانے والی تڑپ تھی، ایسی تڑپ جس نے ظہیر کو بھی بوکھلا دیا۔ لگتا ہے بخار تمہارے سر کو چڑھ گیا ہے۔ ظہیر حد سے زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ گھر کی لڑکی تھی، ظہیر کے لیے بالکل ایسی تھی جیسے اینا، وہ اس کو بہن سے بڑھ کر مانتا تھا۔ بخار نہیں، ریمشا چڑھ گئی ہے میرے سر پر، میرے دل میں اتنی مضبوطی سے قدم جما گئی ہے وہ کہ مجھے خود کا نہیں چھوڑا۔ اس نے میری سانسوں سے ہوتے ہوئے میری روح میں بسیرا کر لیا ہے اس نے۔ ظہیر مجھے عشق ہو گیا ہے اس سے، میں کیا کروں؟ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ظہیر سخت پریشان تھا کہ کل تک سب ٹھیک تھا اور آج اچانک اس کے بھائی، اس کے دوست کو کیا ہو گیا؟ سمیر سنبھال خود کو، اپنی طبیعت ٹھیک کر، پھر دیکھیں گے ہم کیا کرنا ہے۔ نہیں ظہیر، اب یہ طبیعت بہتر نہیں ہوگی، لا علاج روگ ہے یہ۔ سمیر درد سے مسکرا دیا اور آنکھیں موند گیا۔ اگلی صبح وہ رات سے بہتر تھا، لیکن ایک رات میں ہی اتنا لاچار، اتنا کمزور ہو گیا تھا جیسے جانے کتنے میلوں کا فاصلہ طے کر آیا ہو۔ زبیدہ بیگم سخت پریشان تھی۔ وہ سلمان صاحب کی دعوت پر بھی نہ جانا چاہتی تھی۔ وہ اب کسی ایسی جگہ نہیں جانا چاہتا تھا جہاں وہ ہو۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے یہ کہاں ممکن تھا، لیکن پھر بھی اس نے حد المقدور کوشش کی۔ بس اس دن سے ہی سمیر نے ریمشا کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنا چھوڑ دیا، حالانکہ دل میں ہر طرف اس کا چہرہ تھا۔ اس نے ریمشا سے مخاطب ہونا چھوڑ دیا، حالانکہ دل ہر وقت اسی سے باتیں کرتا تھا۔ اس نے ریمشا کو شدید اگنور کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا جس دن وہ ریمشا کے تھوڑا سا بھی قریب ہوا خود پر قابو کھو بیٹھے گا۔ وہ اس کی عزت بن گئی تھی، وہ اپنی عزت کو حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ سمیر بے حسی حرکت چھت پر کھڑا رہ گیا۔ ظہیر بھی اس کو ڈھونڈتا اوپر چلا آیا۔ سمیر، ہم وکی کو کسی اور طرح بھی سبق سکھا سکتے تھے، میرا دوست پولیس میں ہے، ہم اس کی مدد لے سکتے تھے۔ وکی کی حالت سخت خراب ہے، اس کی بینائی جا سکتی ہے۔ ظہیر جو پچھلے 7 سال سے سمیر کی خاموشی پر جنونی عشق کا گواہ تھا، اس وقت سخت پریشان تھا۔ کاش وہ سمیر کو وکی کا نہ بتاتا تو یہ سب نہیں ہوتا۔ سمیر نے کیسے جنونی انداز میں اس کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کر انہیں مسئلہ تھا، ظہیر کو بلائے نہ بھولتا تھا۔ اب کس مراقبے میں گم ہو۔ اس نے سمیر کا کندھا ہلایا۔ عشق نے ان پر بھی نقب ڈال دی ہے، ان کو بھی لپیٹے میں لے لیا ہے، سمیر بولا۔ عجب سی بے بسی تھی۔ ظہیر کو اس پر ٹوٹ کر ترس آیا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ ریمشا اور سمیر کا نام آئے بنا وہ بشرا بیگم سے ان دونوں کے رشتے کے لیے بات کرے گا۔ ان دونوں کو اب ایک ہو جانا چاہیے، ظہیر نے سوچا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بہت بڑی تباہی آنے والی ہے اسی کے ہاتھوں۔ مریم اور زبیدہ بیگم کل سے کسی سسرالی رشتہ دار کے ہاں گئی ہوئی تھیں۔ حامد صاحب بھی کسی کام کے لیے شہر سے باہر تھے۔ ان کی واپسی رات تک تھی۔ اینا تو فل نیند میں ہوگی، ریمشا نے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے سوچا، ورنہ وہاں چلی جاتی۔ گھر کتنا سونا سونا لگ رہا ہے، پتہ نہیں گھر سونا تھا یا دل، حالانکہ وہ دشمن جہاں آج اوپر ہی تھا۔ ریمشا کچن میں آئی، اسی وقت اس کو سمیر کی آواز آئی۔ وہ کال پر بات کرتا ہوا سیڑھیاں اتر کر کہیں جا رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ریمشا نے 5 منٹ انتظار کیا۔ جب وہ نہیں آیا تو ریمشا نے سوچا کہ وہ اوپر مریم کے روم سے اپنی کچھ کریمز اٹھا لے جو مریم کل ہی اس کے لیے لے کر گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اپنی زندگی کی پہلی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہی ہے، اور دوسری غلطی اس کی راہ تک رہی تھی۔ وہ اوپر گئی۔ سیڑھیاں ختم ہوتے ہی پہلا کمرہ سمیر کا آتا تھا، جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا وہ کچھ دیر تک آتا ہوگا۔ وہ مریم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ مریم کا روم لاکڈ نہیں ہوتا تھا اور وہ تینوں کبھی بھی بے جھجک ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں بھی کمرے میں آ جاتی تھیں۔ ریمشا کو سامنے ہی ڈریسنگ پر اپنی مطلوبہ چیزیں دکھیں۔ وہ ان کو اٹھا کر واپس پلٹی۔ سیڑھیوں تک پہنچتے اس کی نظر بے ارادہ سمیر کے روم کی طرف اٹھی۔ وہ ابھی تک نہیں لوٹا تھا، وہ زندگی میں کبھی اس کے روم میں نہیں گئی تھی۔ کچھ سوچے بنا اس نے قدم اندر رکھا۔ دوسری غلطی، کہاں ہے سمیر تو؟ میں آ رہا ہوں تیری طرف، ظہیر نے سمیر سے کال پہ پوچھا۔ تو پہنچ، بس روم کا دروازہ کھلا ہے، میں بیکری پہ ہوں، 10 منٹ تک لگ جائیں گے مجھے، سمیر نے جواب دیا۔ اوکے۔ ظہیر سمیر کے گھر کی طرف بڑھا۔ ریمشا کو روم میں انٹر ہوتے ہی پورے روم سے سمیر کی خوشبو آئی۔ وہ واپس پلٹنے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کو کچھ نظر آیا۔ وہ سمیر کی الماری کے قریب آئی جو شاید ٹھیک سے بند نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے الماری کھولی اور بھگ سے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔
سامنے ہی اس کا سترنگی دوپٹہ لٹک رہا تھا جو تھوڑی سی الماری کھلے ہونے کی وجہ سے رمشا کو نظر آیا تھا۔ یہ دوپٹہ کچھ عرصہ پہلے مریم نے اس سے لیا تھا اور پھر جانے کہاں گم ہو گیا تھا۔ دونوں نے بہت ڈھونڈا پر نہیں ملا، اور آج ملا وہ بھی یہاں سے۔ رمشا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے سامنے کی ڈرار کھولی۔ وہ جانتی تھی یہ غلط حرکت ہے، پر وہ نہیں جانتی تھی وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ سامنے ڈرار میں رمشا کی بہت سی تصاویر پڑی تھیں۔ اس نے تیزی سے ڈرار بند کی، پھر الماری کا پٹ بند کیا اور وہیں الماری سے ٹیک لگا کر تیز تیز سانس لینے لگی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، اس کی سانسیں سنبھل نہیں رہی تھیں۔ سمیر کبھی بھی آتا ہوگا، یہ سوچ کر وہ تیزی سے آگے ہونے لگی کہ اس کی شرٹ الماری کے کسی کھلے ہوئے ہک میں پھنس گئی۔ پیچھے سے اس نے زور لگا کر چھڑایا، لیکن یہ کیا، ٹر کی آواز سے اس کی شرٹ پیچھے سے پھٹ گئی۔ وہ سخت پریشان ہوئی۔ سمیر کی الماری پہ شیشہ لگا ہوا تھا، وہاں سے رمشا کی دودھیا کمر نظر آ رہی تھی۔ شرٹ بری طرح پھٹی تھی۔ رمشا گھبرا گئی۔ اچانک اس کو لگا کوئی اوپر آ رہا ہے۔ وہ تیزی سے الماری کے ساتھ چپٹی، پھٹے کپڑے چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے۔ سامنے سے یکدم ظہیر روم میں انٹر ہوا۔ رمشا بوکھلائی، تم یہاں؟ ظہیر اس کو وہاں دیکھ کر شاکڈ رہ گیا۔ ظہیر بھائی پلیز آپ 2 منٹ کے لیے دوسرے کمرے میں چلے جائیں، میری شرٹ پھٹ گئی ہے، میں نیچے چلی جاؤں پھر آ جائیے گا، رمشا نے روتے ہوئے بچوں کی طرح کہا۔ ہاں ضرور، ظہیر کہہ کر باہر کی طرف مڑا۔ وہ جلدی سے آگے ہوئی، خود کو ڈھانپنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہ ظہیر واپس پلٹا۔ ظہیر بھائی، وہ منمنائی، لیکن تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو آنٹی اور مریم گھر نہیں ہیں، پھر تم یہاں کیوں آئی؟ ظہیر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ میں وہ رمشا ہکلائی، کیا تم یہاں سمیر کے ساتھ تھیں؟ وہ بچپن سے دونوں کو جانتا تھا، ان کی پاکیزگی کا گواہ تھا، پھر بھی بولا۔ رمشا کا دل چاہا وہ شرم سے ڈوب مرے۔ اس نے اس وقت کو کوسا جب وہ اوپر آئی تھی۔ پلیز، اس نے دونوں ہاتھ جوڑے۔ ہاتھ جوڑنے کی وجہ سے پیچھے سے پھٹی ہوئی شرٹ تھوڑی اور چھلکی۔ شیشے سے ظہیر کو رمشا کی برہنہ کمر نظر آئی اور بس اس پل وہ بہک گیا۔ وہ اس کے دوست کی عزت تھی، وہ اس کی بہن کی لاڈلی سہیلی تھی، وہ اس کے ماں باپ کے لیے بیٹی جیسی تھی جو خود اس کے لیے بہن جیسی تھی، لیکن شیطان نے اس کو ہر رشتہ بھلا دیا۔ ظہیر آگے بڑھا، رمشا پیچھے کو ہوئی، وہ اور آگے بڑھا اور وہ پیچھے ہوئی۔ سمیر کے ساتھ وقت بتایا ہے، اب مجھ سے شرما رہی ہو؟ رمشا پھر الماری سے جا لگی۔ ظہیر کی انگلیوں نے حرکت کی اور اس کا دوپٹہ سرکانے لگا۔ اس کی باتیں دل چیر رہی تھیں اور آنکھیں رو اس کی رمشا کے جسم پر سرکتی ہوئی انگلیاں۔ رمشا کو لگ رہا تھا اس پر چھوٹے بڑے کئی قسم کے کیڑے رینگ رہے ہیں۔ ظہیر نے اس کا دوپٹہ اتار پھینکا اور اپنی طرف کھینچا۔ رمشا تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کے ہاتھ پیروں میں اتنی جان نہیں تھی کہ خود کو چھڑا سکے۔ اس کی جان نکل رہی تھی، آخر کو مان ٹوٹا تھا، اعتبار کرچی کرچی ہوا تھا۔ جیسے ہی ظہیر کی انگلیوں نے اس کی برہنہ کمر کو چھوا، رمشا کے منہ سے اللہ نکلا۔ وہ ڈھہ سی گئی، لیکن اللہ کے پاکیزہ نام نے ظہیر کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اس کا شیطان ایک پل میں غائب ہوا اور وہ تیزی سے پیچھے کو ہٹا۔ حیرت سے رمشا اور اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ اسے یقین نہ آیا، خود سے گھن محسوس ہوئی۔ رمشا معاف کر دو، جاؤ یہاں سے، سمیر کسی بھی وقت آتا ہوگا۔ رمشا نے بے یقینی کی کیفیت سے اس کو دیکھا اور ہمت کر کے کھڑی ہوئی کہ سمیر آ گیا۔ خود کو اس حال میں 2 لڑکوں کے سامنے کھڑا دیکھ کر رمشا نے جی جان سے موت کی دعا کی، جبکہ سمیر اپنے کمرے میں رمشا کو اس حال میں دیکھ کر شاکڈ رہ گیا۔ رمشا نے پوری قوت سے اپنے اندر ہمت پیدا کی کہ کسی طرح اس کمرے سے نکل جائے۔ اس نے بمشکل 2 قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ آ لگا، اور یہ تھپڑ اور کسی نے نہیں، سمیر نے اس کو مارا تھا، اور یہی موت تھی شاید۔ رمشا پیچھے کو گری، سائڈ ٹیبل کا کونا اس کے سر پہ لگا۔ ٹکر اور چوٹ اتنی شدید تھی کہ بھل بھل خون بہنے لگا۔ وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو گئی اور تبھی ظہیر کو ہوش آیا۔ سمیر، یہ کیا کیا تم نے؟ اسے کیوں مارا؟ وہ معصوم ہے، یہ میری غلطی تھی، میں جانے کیسے بہک گیا تھا۔ وہ بیچاری تو ہاتھ جوڑ کر میرے سے باہر جانے کو کہہ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا وہ یہاں کیوں آئی تھی، اس کی شرٹ پھٹ گئی تھی۔ سمیر ہوش کرو، دیکھو اس کا کتنا خون بہہ گیا ہے۔ سمیر، تم جانتے ہو وہ معصوم ہے، وہ مر جائے گی، تم جانتے ہو اس کو لڑکے پٹانے نہیں آتے۔ ظہیر اس کو جھنجھوڑ ڈالا اور وہ ہوش میں آیا۔ سمیر اکثر مذاق میں ظہیر کو یہ بات کرتا تھا کہ رمشا کو لڑکے پٹانے نہیں آتے۔ خود کیسے بھول گیا وہ، کیسے اس کا ہاتھ اٹھ گیا رمشا پہ، وہ بھی تب جب اس کو سب سے زیادہ ضرورت تھی سمیر کی۔ سمیر، مجھے معاف کر دو، وہ تو فرشتوں کی طرح معصوم ہے، وہ میرے سے مدد مانگ رہی تھی، میں بہک گیا تھا، میرے پر شیطان حاوی ہو گیا تھا، لیکن اس کی پاکیزگی نے میرا ایمان واپس تازہ کر دیا۔ صد شکر میں کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا۔ ظہیر کو لگا اس کو فوری سب کلیئر کر دینا چاہیے۔ سمیر، رمشا کو ہسپتال لے کر جانا ہوگا ورنہ خون نہیں رکے گا۔
اسی اسنا میں ڈور بیل ہوئی۔ ظہیر نے کھڑکی سے جھانک کے دیکھا، ان کے 2 کامن دوست ولید اور عمران کے آنے کا پلان تھا، وہی آئے تھے۔ اب ایسے حال میں وہ انہیں اندر تو نہیں بلا سکتے تھے، بلکہ ظہیر کو تو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں اینا نہ آ جائے۔ کم سے کم وہ ان حالات میں اینا کو یہاں افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ سمیر تم رمشا کو سنبھالو، میں انہیں سنبھالتا ہوں۔ ظہیر نے منظر سے غائب ہونا چاہا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ رمشا کا خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سمیر نے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، وہ اس پر جھک کر اس کو اٹھانا چاہ رہا تھا، تبھی اس کا ہاتھ رمشا کی برہنہ کمر سے جا ٹکرایا۔ اس کا لمس پاتے ہی سمیر نے فوراً سے رمشا کو واپس نیچے لٹایا، لیکن اب کچھ تو کرنا ہی تھا، کوئی بھی آ سکتا تھا۔ سمیر کو اپنا ڈر نہیں تھا، اس کو رمشا کی فکر تھی، اس کی جان کی، اس کی عزت کی۔ سمیر نے خود پر قابو پایا، وہ اس کو اپنی باہوں میں بھر کر نیچے اس کے کمرے میں لایا۔ ان کو ہسپتال لے کر جانا ضروری ہے، وہ بڑبڑایا، لیکن پھٹے ہوئے کپڑوں میں کیسے؟ سمیر کے پاس نہ کوئی آپشن تھی نہ چوائس، وقت کم تھا۔ وہ فیصلہ کن انداز میں رمشا کی الماری کی طرف مڑا، ایک سفید چادر سے اس کو ڈھانپا اور اس کے کوئی اور مناسب کپڑے نکالنے لگا۔ رمشا کہیں دور سے بابا کی آواز آ رہی تھی، بابا میں یہاں ہوں۔ رمشا گہرے پانی کی لہروں میں پھنسی ہوئی تھی۔ بابا کی نظر رمشا پر پڑی، سامنے سے پانی کی بہت بڑی لہر آ رہی تھی۔ بابا، وہ چیخی، مجھے بچائیں بابا، بھاگتے ہوئے آئے۔ اس کا ہاتھ تھاما، وہ ڈوب رہی تھی۔ بابا نے اس کو اپنی طرف کھینچا، وہ گہرے پانی سے نکل گئی۔ اس نے مسکرا کر بابا کو دیکھنا چاہا، اسی وقت ایک اور لہر آئی اور بابا کو اٹھا لے گئی۔ بابا وہ چلائی، گہرا پانی بابا کو نگل چکا تھا، وہ رو رہی تھی، بابا چلا رہی تھی۔ کہیں دور سے بابا کی آواز آئی، رمشا میں یہاں ہوں بیٹا۔ کہاں بابا؟ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ وہ تڑپی، آنکھیں کھولو میری جان، میں یہاں ہوں، بابا نے کہا۔ رمشا نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ یہ بڑا سا ایک روشن کمرہ تھا، سامنے پردے سے چھن دھوپ اندر آ رہی تھی۔ بابا، اس نے پکارا۔ میں یہاں ہوں بیٹا۔ وہ ایک بیڈ پر لیٹی تھی، ہاتھ پہ ٹپ خون کی بوتل تھی، سامنے بابا تھے، اس کے بابا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ ڈوب گئے تھے۔ وہ پھر سے رو پڑی۔ وہ خواب ہوگا بیٹا، مت رو میری بیٹی، میں ٹھیک ہوں، تمہاری طبیعت پھر خراب ہو جائے گی۔ رمشا نے نظریں گھمائی، وہ کسی ہسپتال کا کمرہ تھا، مریم اور اینا بھی اس کے دائیں بائیں موجود تھیں۔ کیسی ہو رمشا تم اب؟ مریم رو ہی پڑی۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا۔ اینا نے بھی کہا، مجھے کیا ہوا تھا؟ رمشا کو جیسے کچھ یاد نہیں تھا۔ تمہیں تیز بخار ہو گیا تھا، تم چکرا کے گری اور ٹیبل کے کونے سے جا ٹکرائی، بہت خون بہہ گیا تھا۔ وہ تو اللہ کی طرف سے سمیر بھائی نیچے آئے، تمہیں بے ہوش دیکھا تو بھاگ یہاں لے آئے، لیکن تمہارا بہت خون بہہ گیا تھا، تمہیں اور خون کی ضرورت تھی، اوپر سے تمہارا بلڈ گروپ بھی او نیگیٹو، ہسپتال کے بلڈ بینک میں بھی اویلیبل نہیں تھا۔ اتفاق سے سمیر بھائی بھی او نیگیٹو ہیں، انہوں نے دیا تمہیں خون، شکر ہے تمہیں ہوش آیا۔ پھر مریم نے تفصیلاً بتایا، لیکن سمیر کا نام سنتے ہی رمشا کو سب یاد آ گیا۔ اس کا سمیر کے کمرے میں جانا، اپنا دوپٹہ اور تصاویر دیکھنا، اپنی شرٹ کا ہک میں پھنس کر اڑنا، ظہیر کا آنا، اس کا اپنی عزت بچانے کی کوشش کرنا، رونا تڑپنا، ظہیر کا اس کو چھونا، اس کا گڑ گڑانا، ظہیر کا اس کو چھوڑ دینا، سمیر کا آنا اور اس کا تھپڑ۔ یہ آخری بات تھی جو اس کو یاد تھی۔ سب کچھ جیسے فلیش بیک میں اس کے سامنے چل رہا تھا۔ جو آخری چیز اس کو یاد نہیں تھی وہ یہ تھی کہ وہ یہاں کیسے آئی۔ اچانک ہی اس کی نظر اپنے کپڑوں پر پڑی اور اس کے جیسے در و دیوار ہل گئے۔ میرے کپڑے کہاں ہیں مریم؟ وہ ہکلائی، کون سے کپڑے؟ مریم حیران ہوئی۔ اسی وقت سمیر زبیدہ بیگم کو لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے صرف ایک نگاہ رمشا پر ڈالی اور سر جھکا گیا۔ اس ایک نظر میں کیا کیا نہیں تھا، پریشانی، پچھتاوا، تڑپ۔ کیسی ہے میری بیٹی اب؟ زبیدہ بیگم نے رمشا کو اپنے ساتھ چپٹایا۔ وہ رمشا کی سگی ماں نہیں تھیں، لیکن رمشا کو ہمیشہ ان کے لمس میں سگی ماں کی سی اپنائیت محسوس ہوئی تھی، اور اس وقت تو وہ جیسے اس کو ماں کی ہی ضرورت تھی۔ وہ زبیدہ بیگم سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سب لوگ اس کے آس پاس آ گئے سوائے سمیر کے۔ سب اس کو ایسے رونے کی وجہ سے پریشان تھے سوائے سمیر کے۔ اینا اور مریم کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ بس ہمت رکھو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سمیر بیٹا، تمہارا احسان ہے مجھ پر میری بیٹی کی مدد کرنے کے لیے۔ حامد صاحب جیسے ایک دم سے نہایت بوڑھے اور کمزور ہو گئے تھے، اور سمیر کو تو جیسے کسی نے چابک دے مارا۔ نہیں مامو جان، پلیز ایسے نہ کہیں، وہ بہت بیمار، بہت کمزور لگ رہا تھا، شاید خون دینے کی وجہ سے۔ زبیدہ بیگم نے سوچا، آپ میرے بڑے ہیں، آپ باپ کی جگہ ہیں، مجھے معاف کر دیں اور گناہ گار نہ کریں۔ ضبط کا یارہ نہ رہا، وہ تڑپ گیا، رو پڑا۔ اس نے حامد صاحب کے سامنے ہاتھ بھی جوڑ دیے۔ حامد صاحب نے اس کو گلے سے لگایا، تھپکا۔ سب پریشان ہو گئے، ماحول ایک دم سے سخت رنجیدہ ہو گیا۔
कल शाम को ही रिमशा को डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो घर आ गई थी। मरियम और ऐना कल से उसके साथ थीं। उसको एक पल के लिए भी तन्हा ना छोड़ा था। उसका ख्याल रख रही थीं, उसकी दिलजोई कर रही थीं। ऐना खुद को भी कसूरवार समझ रही थी कि वो कैसे इतनी देर और इतनी गहरी नींद सो गई थी कि रिमशा की तरफ आ ही ना सकी। आई एम सॉरी रिमशा, काश मैं उस दिन यहाँ आ जाती तो तुम इतनी देर ऐसे बेहोश ना रहती, ना तुम्हारा इतना खून ज़ाया होता। समीर से सबको यही कहा था कि वो ऊपर से नीचे आया तो उसने रिमशा को बेहोश पाया। वो पता नहीं कब गिरी थी और इतना खून बह गया। हालांकि जहीर भाई भी उस दिन समीर भाई के पास यहाँ आए थे। ऐना को याद आया, काश ऐना उस दिन जहीर भाई की जगह तुम आ जाती। रिमशा ने दर्द से सोचा और आंखें मूंद ली। मैं सोना चाहती हूँ, वो बोली। इस वाक़ये को 2 हफ्ते बीत गए थे। रिमशा की जिस्मानी चोट तो भर गई थी, लेकिन रूह पर लगे हुए जख्म की तकलीफ और ज्यादा हो गई थी। उस पर सितम ये कि उसको याद भी नहीं था कि वो जानना चाहती थी भी नहीं थी, और नहीं भी वो किसी को बताती, किससे शेयर करती। सारी जिंदगी उसने अपनी हर बात मरियम और ऐना को बताई थी, लेकिन ये बात, ये तकलीफ दे बात वो कैसे इनको बताती, कैसे बताती कि उनके भाइयों ने उस पर जुल्म किया, और क्या वो दोनों उस पर यकीन करती, सगे भाइयों के सामने उसका साथ देती। बेशक जहीर ने उसको छोड़ दिया था, उसकी आबरू तार तार नहीं की थी, लेकिन वो चंद मिनट जब वो उसके करीब था, उसको छू रहा था, वो रिमशा के लिए कितनी अजियतनाक पल थे। और उसके बाद क्या हुआ था, उसके फटे हुए कपड़े कहाँ थे। उसने बेहोश होने से पहले इन दोनों को वहाँ देखा था। कहीं इन दोनों ने तो नहीं। इससे आगे रिमशा की सोच तक ना जा पाती थी। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी। यूनिवर्सिटी तो अब जाना ही था। वैसे भी बाबा बहुत कमज़ोर और रंजीदा से लगना शुरू हो गए थे। उसे बाबा के लिए खुद को संभालना था। बाबा किचन में थे, मेन गेट खुला हुआ था। वो सहन में पड़ी चेयर्स टेबल वापस बरामदे में रख रही थी। ऐना आने ही वाली थी। वो ऐना और मरियम इकट्ठे जाते थे। डोरबेल की आवाज़ आई। गेट खुला था। उसको लगा ऐना है, लेकिन आने वाला जहीर था। वो इस वाक़े के बाद आज वहाँ आया था। रिमशा की उस पर नज़र पड़ते ही उसको फिर से सब याद आ गया। वो दोनों बड़े से सहन के बीचों बीच खड़े थे। रिमशा तेजी से पलटी। रिमशा प्लीज मेरी बात सुनो। जहीर की आवाज़ में इल्तजा थी। वो नहीं रुकी, आगे जाने लगी। जहीर एकदम तेजी से आगे आया, उसका बाजू पकड़ा। रिमशा प्लीज, वो बोला, मुझे माफ कर दो। रिमशा को उसके खुद को छूने पर शदीद गुस्सा आया। वो पलटी और जहीर के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। उसी वक्त ऐना अंदर एंटर हुई और रिमशा की इस हरकत पर शॉक्ड रह गई। निकल जाए मेरे घर से। रिमशा, जो ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती थी, चीख के बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये मेरा घर है, निकलिए यहाँ से। इतने दिनों का लावा कभी तो फटना ही था। रिमशा के चीखने की आवाजें सुनकर बाबा भागे बाहर आए। हेयर ब्रश करते समीर को भी इसकी आवाज आई। वो सीढ़ियों की तरफ लपका। या अल्लाह खैर। जुबैदा बेगम और मरियम ने भी नीचे की राह ली। रिमशा, क्या हुआ? बाबा बोले। ऐना शौक से निकलकर तेजी से अंदर आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को थप्पड़ मारने की? वो भी चीखी। वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने भाई से करती थी। रिमशा ये बात जानती थी। समीर के कदम सीढ़ियों पर ही रुक गए। वक्त अदालत आन पहुंचा था। अपने भाई को कहो दफा हो जाए यहाँ से। रिमशा फुंकारी, ये मेरा घर है, क्यों दफा हो जाएं? वो आएंगे, 100 बार आएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनको हाथ लगाने की? माफी मांगो इनसे। ऐना भी पीछे ना रही। रिमशा बेटा क्या हो गया है तुम्हें? बाबा बोले। क्यों लड़ रही हो ऐना? रिमशा। मरियम नीचे पहुंची। समीर तो जैसे बुत बन गया था। अंकल, इसने मेरे भाई को थप्पड़ मारा है, इसे कहें माफी मांगे इनसे। नहीं ऐना, चलो यहाँ से। जहीर ने ऐना का हाथ पकड़ा। ऐसे कैसे भाई? इसने इंसल्ट की है आपकी। उसने हाथ छुड़वाया। नहीं मांगूंगी मैं माफी, इनको भेजें यहाँ से। बाबा ये यहाँ क्यों आते हैं? वो बोली। क्या हो गया है रिमशा? ये भाई से मिलने आते हैं, और ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं हमारा भी है। मरियम नागवारी से बोली। तो अपने भाई को कहो अपने दोस्तों को बाहर तक महदूद रखें। हर आवारा गर्द को अंदर बुला लेते हैं। रिमशा जैसे होश खो बैठी थी। क्या कहा तुमने? मेरे भाई को? ऐना ने गुस्से से रिमशा को धक्का दिया। वो लड़खड़ा गई। सूरत हाल बिगड़ती जा रही थी। जहीर ऐना से वापस जाने की मिन्नतें कर रहा था, लेकिन वो मुझसे थी कि पहले माफी मांगी जाए। रिमशा क्या हो गया है तुम्हें? जुबैदा बेगम ने उसे कहा, पर वो जैसे सारी तमीज खो बैठी थी। फुप्पो प्लीज आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, मेरे पे नहीं। रिमशा ने निहायत बदतमीजी से कहा। रिमशा, बाबा धाड़े। ये कैसे बात कर रही हो? क्या सारी तमीज खो बैठी हो? हाँ हूं मैं बदतमीज। क्या कर लेंगे आप? कर ही क्या सकते हैं बाबा? रिमशा सख्ते में आ गई। बाबा जिन्होंने कभी उसको डांटा तक नहीं था, आज थप्पड़ दे मारा, वो भी सबके सामने। वहां मौजूद हर जी रूह को जैसे सांप सूंघ गया। रिमशा को थप्पड़ लगते देखकर समीर भागा हुआ सीढ़ियां उतरा। उसका सत्ता टूटा था। मामू, वो रिमशा के करीब जाना चाहता था, लेकिन मामू के पास गया। उसको कहो दफा हो जाए, मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। इनके दिल में दर्द सा उठा था। नहीं मामू ऐसे ना कहें, वो आपकी बेटी, आपकी जान है।
समीर को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। खता उसकी थी, मुजरिम वो था और इल्ज़ाम सारा रिमशा के सर आ रहा था। ज़हीर भाई सॉरी। अचानक रिमशा बोली। ज़हीर का दिल चाहा खुद अपने मुंह पर थप्पड़ लगाए। और ऐना, तुम भी ये जान लो, मैंने बस अपने बाबा के कहने पर सॉरी बोला है, वरना मुझे नफरत है तुम सबसे। अब इस सब में कौन कौन शामिल था वो खुद नहीं जानती थी। इतने तमाशे के बाद यूनिवर्सिटी क्या ही जाती। सो वो वापस कमरे में बंद हो गई। बेटा, रिमशा को माफ़ कर दो, पता नहीं वो आजकल इतनी तल्ख क्यों हो गई है। हामिद साहब ने ज़हीर के सामने हाथ जोड़ दिए। ज़हीर और समीर दोनों तड़प कर रह गए। गुनाहगार वो थे और माफ़ी वो बाप बेटी मांग रहे थे। नहीं नहीं अंकल, प्लीज़ हमें मज़ीद शर्मिंदा ना करें, बल्कि आप हमें माफ़ कर दें, हम खतावार हैं। ज़हीर ने भी उनके आगे हाथ जोड़े। मरियम, ऐना, जाओ तुम दोनों यूनिवर्सिटी जाओ। जुबैदा बेगम ने सबको मंजर से हटाना चाहा। जाओ तुम दोनों भी अपने अपने कामों को। जब सब चले गए तो वो हामिद साहब से बोली, भाई हम सब जानते हैं रिमशा बहुत अच्छी और समझदार बच्ची है। उसने आज तक किसी से बदतमीजी नहीं की। मैं तो मरियम को उसकी मिसाल देते हुए नहीं थकती। ज़रूर कोई ना कोई बात है, आप फिक्र ना करें, मैं बात करूंगी रिमशा से। वो मुझे माँ मानती है, मुझे ज़रूर बताएगी। उन्होंने भाई को तसल्ली दी। जुबैदा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, हामिद साहब बोले। इनके कंधे झुक गए थे। एक हफ्ते के अंदर अंदर वो निहायत बूढ़े और बीमार नजर आते थे। क्यों नहीं भाईजान, आप हुक्म करें, वो बोली। जुबैदा, रिमशा मेरी इकलौती बेटी है। तुम जानती हो हमारा ख़ानदान शुरू से ही बहुत कम लोगों पर मुश्तमिल रहा है। हम दोनों के बाप सगे भाई थे, लेकिन दोनों की एक एक औलाद थी, मैं और तुम। अकरम भाई, अल्लाह इनको बख्शे, वो भी इकलौते ही थे। तुम्हारा भी सबसे करीब मैं ही हूँ। जी भाईजान, मैं जानती हूँ ये सब। हामिद साहब की समझ नहीं आ रहा था वो कैसे ये बात करें। भाईजान, क्या बात है, क्यों हिचकिचा रहे हैं? जुबैदा, मेरा दिल अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान है, पता नहीं उसका मेरे बाद क्या बनेगा। मैं चाहता हूँ तुम इसको अपनी बेटी बना लो, अपने समीर की दुल्हन। हामिद साहब की नज़रें झुक गई। आखिर बेटी के बाप थे, जबकि जुबैदा बेगम के दिल की मुराद बर आई। भाईजान, मेरी तो खुद ये ख्वाहिश है, अकरम साहब भी यही चाहते थे, बस वक्त ने मोहलत ना दी उनको, तो बस तय रहा अगले जुम्मे को हम दोनों बच्चों का निकाह कर देंगे। और रुखसती रिमशा की पढ़ाई के बाद। उन्होंने हथेली पर सरसों जमाया और जुबैदा बेगम जैसे तैयार बैठी थीं। शाम को ऐना उनके घर आई। उसको मरियम से ज़रूरी काम था। सुबह के तमाशे को वो अभी भूली नहीं थी। रिमशा किचन में थी। वो उसको देखे बिना ऊपर चली गई। रिमशा का बहुत दिल दुखा। ये वो सहेलियां थीं जिनका वो दम भरती थी और जो उसके बचपन की साथी थीं। उन्होंने एक बार भी रिमशा के बदले रवैये को जानने का गौर नहीं किया। सोचों में गुम रिमशा को एहसास नहीं हुआ कब चूल्हे ने हांडी को छोड़कर उसके दुपट्टे पर आग फैलाना शुरू कर दी। रिमशा को होश तब आया जब कयामत की सी तपिश ने उसको झुलसाया। उसके मुंह से दिल खराश चीखें निकली, जिन्हें सुनकर बाबा वाहिद भागे। आग बाबा आग! वो खौफ से चीखी। इतनी हिम्मत नहीं थी कि दुपट्टे को अपने वजूद से उतार फेंके। ऊपर भी सब ममा समीर के उसकी चीखें सुनी। वो सब भी नीचे को दौड़े। इतनी देर में बाबा ने दोनों हाथों से दुपट्टा खींचकर रिमशा से अलग किया। इस कोशिश में उनके अपने हाथ अच्छे खासे झुलस गए। रिमशा जोर जोर से चीख रही थी, ऊंचा ऊंचा रो रही थी। हाय बाबा, दुपट्टा जल गया, दुपट्टा जल गया बाबा। समीर आग लगे दुपट्टे को पांव मार मार कर बुझा रहा था। ऐना भाग कर पानी का पाइप ले आई। जुबैदा बेगम और हामिद साहब रिमशा को संभाल रहे थे, जो बुरी तरह रो रही थी, बैन कर रही थी। हाय बाबा, दुपट्टा जल गया। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो एक दुपट्टे के लिए क्यों इतना रो रही है। सिर्फ समीर इन दर्द में डूबे हुए अल्फाज का मतलब जानता था। मरियम, कम से कम उसको दूसरा दुपट्टा लाके ओढ़ा दो। बिना दुपट्टे के रिमशा को देखकर वो आज भी होश खो बैठता था। रिमशा, प्लीज बंद कर दो ऐसे रोना। अंकल को देखो, वो कितने परेशान हैं। इनके हाथों को देखो किस कदर झुलस गए हैं। ऐना बोली, ये लो रिमशा, ये दुपट्टा ले लो। इतनी देर में मरियम ने उसको दूसरा दुपट्टा ला कर दिया। बाबा, आपके हाथ झुलस गए, लेकिन मेरा दुपट्टा ना बचा। मेरे प्यारे बाबा, वो रोती हुई उनके गले लग गई। समीर मामू को फौरन अस्पताल लेके जाओ। ऐना, मरियम बहन को अंदर लेके आओ। जुबैदा बेगम ने कहा। बेटी को थप्पड़ मारने की सज़ा मिली है, बाबा ने दुख से सोचा। गहरी काली अंधेरी रात का वक्त था। एक सकूत, एक जमूद सा फजा में तारी था। रिमशा बाबा के साथ हंस खेल रही थी। अरे रिमशा, देखो तो सही कौन आया है, अचानक बाबा ने कहा। रिमशा ने मुड़कर देखा और चीख मार कर बेड से उतरी। मामा, मामा आप! ये उसकी माँ थी। वो माँ से लिपट गई। मामा ने उसको बोसा दिया। मामा, आप आ गई? आप कहाँ चली गई थी? मैं आपको कितना मिस करती थी। मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ बेटा। बस मामा, अब आप आ गई हैं, अब हम साथ रहेंगे, मैं, आप और बाबा। कोई कहीं नहीं जाएगा, वो बोली। जाना तो पड़ेगा बेटी, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मामा ने कहा। मगर क्यों? वो बजिद हुई। हर बात का जवाब नहीं होता, माँ ने समझाया। जाना ही था तो आई क्यों? वो नाराज़ हुई। आपसे मिलने और आपके बाबा को ले जाने। माँ ने कहा, मुझे जाना होगा बेटा,
बाबा उठ खड़े हुए। नहीं बाबा प्लीज नहीं, मामा आप खुद चली गई हैं, अब बाबा को लेकर ना जाए। वो रो दी। रिमशा आपसे कुछ मांगे मामा, आप दो की? जी जी मामा, आप कहकर तो देखें। वो बोली मामा से वादा करो, अब आप नहीं रोगी, मामा को दुख होता है आपके रोने से। माँ ने वादा लिया। ओके मामा, पर आप बाबा को नहीं लेकर जाना। वो बोली बाबा का जाना ज़रूरी है बेटा, मामा कब से अकेली हैं। बाबा ने कहा तो बाबा आप लोग मुझे भी ले जाएं, मैं भी अकेली हो जाऊंगी। आप अकेली नहीं होंगी, आपके साथ समीर है, बाबा ने कहा। वो हैरान रह गई। बाबा मामा के साथ चले गए। अचानक रिमशा की आंख खुली। वो कमरे में थी। ये ख्वाब था, डरावना ख्वाब। वो किसी एहसास के तहत उठी, बाबा के कमरे में गई। वो निहायत पुरसुकून नींद सो रहे थे और सोते में भी बहुत प्यारे लग रहे थे। उसको टूट के बाबा पर प्यार और तरस आया। अचानक ही उसका दिल चाहा बाबा के साथ चाय पिए, ढेरों बातें करे और सब भूल जाए। उसने आगे बढ़कर बाबा को आवाज़ दी, बाबा। बाबा शायद गहरी नींद में थे। उसने फिर बुलाया, बाबा। बाबा ने जवाब नहीं दिया। बाबा। अब की बार उसने बाबा को झंझोड़ा, लेकिन बाबा ने आंखें नहीं खोलीं। उनका एक बाजू बेड से ढलक गया। वो मामा के साथ जा चुके थे। रिमशा ने चीख मारने की कोशिश की, जुबान ने साथ ना दिया। रोने की कोशिश की, नहीं रोऊंगी, वादा। वादे ने बांध दिया था। वो खामोशी से उठी, ऊपर गई और समीर के कमरे पर नॉक किया। समीर नींद में था। उसने फिर नॉक किया। समीर की आंख खुली, नॉक की आवाज़ पर फिर आई। उसने टाइम देखा, 3 बजे थे। भक्त से उसकी नींद उड़ी। या अल्लाह खैर, इस वक्त कौन आ गया? उसने दरवाज़ा खोला। रात के इस पहर रिमशा को अपने कमरे के बाहर देखकर उसको सांप सूंघ गया। बाबा को मामा ले गई, वो बोली। उसको लगा वो पागल हो गई है। क्या? उसने कहा। आओ, रिमशा ने कहा और साथ ही उसका बाजू थाम लिया। समीर की जान पर बन आई। वो खुद में नहीं थी। वो आगे चलने लगी और समीर उसके पीछे। उसने बदस्तूर समीर का बाजू पकड़ रखा था। वो उसको लेकर बाबा के रूम तक पहुंच गई। बाबा को मामा ले गई, उसने कहा, जबकि समीर शॉक्ड सा खड़ा मामू का बेजान जिस्म देख रहा था। अंकल की डेथ को 3 दिन हो गए हैं। रिमशा ना कुछ बोली है ना रोई है। भाई मुझे इसकी बहुत फिक्र है, ऐना रोते हुए ज़हीर को कह रही थी। डॉक्टर कह रहे हैं सदमा बहुत गहरा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, ज़हीर ने कहा। हामिद साहब के इंतकाल को 3 दिन गुजर गए थे। रिमशा ना रोई थी ना कुछ बोली थी। आखिरी बात उसने समीर से कही थी, उसके बाद से वो मुकम्मल चुप थी। मरियम और ऐना ने उसको एक पल भी तन्हा ना छोड़ा था। रिमशा तुम रोती क्यों नहीं? रात के वक्त जब सब पुरसा देकर चले गए थे तो ऐना ने 1000 दफ़ा की हुई बात दोहराई। जो जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जवाब आ गया। मामा से वादा किया है ना रोने का, वो बोली। मरियम और ऐना को लगा वो पागल हो गई है। अब तुम दोनों जाओ, मुझे सोना है, वो रूखे लहजे में बोली। नहीं, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, मरियम बोली। मरियम प्लीज़, मुझे आराम करना है, तुम लोग नहीं जाओ तो मैं चली जाती हूँ। वो उठ खड़ी हुई। ओके हम जा रहे हैं, लेकिन सुबह वापस आ जाएंगे, तुम आराम करो, ऐना मसहलत से बोली। ऐना अब इतनी रात को कहाँ घर जाओगी, ऊपर ही आ जाओ, बाहर निकलकर मरियम ने कहा। ऐना उसके साथ ऊपर मरियम के रूम की तरफ बढ़ गई। मरियम, मुझे लगता है रिमशा के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जो हम नहीं जानते, ऐना ने बेड से टेक लगाते हुए बोली। लगता तो मुझे भी है, मैंने उससे बहुत बार पूछा पर वो जवाब नहीं देती। उसकी आंखों से मुझे खौफ आता है। ऐना, वो तो मुस्कुराना भी भूल गई है। तुम्हारी बर्थडे तक सब ठीक था, वो कितना खुश थी, बस महीना पहले की बात है, अब ऐसा क्या हो गया? हाँ, जिस दिन वो गिरी थी उसको चोट आई थी, उसके बाद से ऐसी हो गई है। कभी पूरा दिन चुप रहती है, कभी ऊंचा रो पड़ती है। मामू खुद सख्त परेशान थे। मरियम मामू को याद करके अफसरदा हुई। काश वह ही उस दिन कंट्रोल कर लेती तो अंकल उसको ऐसे थप्पड़ ना मारते। वो भी अफसरदा हुई। लेकिन मरियम, रिमशा ने भाई को क्यों थप्पड़ मारा? वो तो बहुत इज्जत करती थी, अपने भाइयों जैसा मानती थी उनको। ऐना ने माजी में झांका। ऐना, तुम्हें पता है मामू जाने से 1 दिन पहले रिमशा और भाई का रिश्ता तय करके गए हैं। मरियम ने कहा। भाई को नहीं पता अभी, मुझे भी अम्मी ने बताया है, पता नहीं रिमशा को पता है या नहीं। वो फिक्रमंद हुई। अच्छा। ऐना को खुशगवार हैरत हुई। दोनों को आज तक समीर की जुनूनी मोहब्बत का नहीं पता चला था। हामिद साहब की वफात को तकरीबन 2 माह का अरसा गुजर गया था। रिमशा की चुप खत्म नहीं हुई थी, या तो वो बात नहीं करती थी या करती थी तो बहुत रूखे अंदाज में। मरियम और ऐना तो फिर भी उसका पीछा ना छोड़ा। वो घंटों उसके साथ बैठकर सर फोड़ती थीं। बुशरा बेगम और सुलेमान साहब भी गाहे बिगाहे उसका हाल चाल पूछते रहते। ज़हीर तो उस दिन के बाद से रिमशा को नजर ही ना आया और समीर तो ऐसे भी दूर रहता था। बेरौनक दिन और रातें गुजरते थे। रिमशा ने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया था। वो सारा दिन यूं ही खामोशी से बैठी खला में घुड़ती रहती, ना कुछ पकाती ना खाती। जुबैदा बेगम ही उसका खाना बनाकर नीचे लेकर आती। वो मिन्नतें करती रहती। वो बड़ी मुश्किल से 2-3 लुकमे ही ले पाती। मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे सीने से लिपट कर गम बहा दो। वो तड़प जाती। रिमशा खाली आंखों से उनको देखे जाती। हामिद साहब के 40वें के कुछ दिन बाद जुबैदा बेगम ने समीर से रिमशा की बात करने का सोचा। समीर बेटा,
मैं अंदर आ जाऊं? जी जी अम्मी आइए। वो उठकर खड़ा हुआ। आए बैठे। कोई काम था तो मुझे बुला लेती, वो बोला। क्यों, मैं अपने बेटे के कमरे में नहीं आ सकती? उन्होंने नफासत से सजे कमरे पर नजर दौड़ाई। समीर, तुम्हारी अलमारी का हुक पिछले 6 महीने से ऐसे है निकला हुआ है, इसे ठीक करवा लो। किसी दिन कोई महंगा कपड़ा फट गया फिर अफसोस करते रह जाओगे। इस हुक की वजह से क्या क्या हो गया अम्मी। महंगा कपड़ा दूर की बात, इसने सोचा। जुबैदा बेगम ने प्यार से अपने जवान खूबसूरत बेटे को देखा जो किसी की भी चाह हो सकता था। दिल ही दिल में उसकी नजर उतारी। क्या हुआ अम्मी, ऐसे क्यों देख रही हैं? वो मुस्कुराया। बेटा, ऐसे मुस्कुराते रहा करो, इतने प्यारे लगते हो। तुमने तो बिल्कुल मुस्कुराना छोड़ दिया है, रिमशा की तरह। उसी वक्त रिमशा, जो कि बहुत अरसे बाद ऊपर आई थी, अपने नाम पर ठटक के रुकी। रिमशा के नाम पर समीर के दिल में टीस सी उठी। अम्मी, इनका गम भी तो बहुत बड़ा है ना? वो रंज से बोला। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम उसके गम को बांट लो। जुबैदा बेगम ने कहा। मैं कुछ समझा नहीं अम्मी। वो बोला। बाहर खड़ी रिमशा का दिल जोर से धड़का। तुम अकेली नहीं हो, समीर तुम्हारे साथ है। उसको बाबा के अल्फाज याद आए। बेटा, मेरी और तुम्हारे बाबा की ख्वाहिश रिमशा के लिए थी शुरू से, और ना सिर्फ हम बल्कि भाईजान भी फौत होने से एक दिन पहले रिमशा की तुमसे ख्वाहिश का इजहार कर गए थे। बल्कि उन्होंने तो आने वाले अगले जुम्मे को उसका और तुम्हारे निकाह का सोच लिया था। काश भाईजान को अल्लाह ने मोहलत दी होती। बस अल्लाह की मर्जी। वो अफसरदा हुई। बाहर खड़ी रिमशा को लगा किसी भी पल उसका दिल निकल कर बाहर आ जाएगा, और अंदर समीर का दिल जैसे धड़कना भूल गया। अब ऐसे क्या वो मानेंगी? दिल ने सवाल किया। अम्मी, आप उनसे पूछ लें। पहले होंठों ने माँ को जवाब दिया। अरे रिमशा, तुम आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो? मरियम इतने अरसे के बाद रिमशा को ऊपर देखकर सख्त खुश हुई। आओ आओ। रिमशा। जुबैदा बेगम उठ खड़ी हुई। कहीं उसने कुछ सुन तो नहीं लिया, समीर ने सोचा। नहीं, मैं बस फूफो आपको दुकानों का बिल देने आई थी। वो बिल पकड़ा के फौरन वापस चली गई। दुकानों का इंतजाम आजकल समीर संभाल रहा था। मरियम अपनी जगह शर्मिंदा सी हो गई। रिमशा नीचे आकर अपने कमरे में बंद हो गई। बाबा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था। क्या बाबा ख्वाब में यही कह रहे थे? लेकिन समीर से रिमशा के दिल में कुछ चुभा। वो अलमारी के पास गई और उसके सबसे नीचे वाले खाने से कुछ निकाला। ये उसके फटे हुए खून आलूद कपड़े थे। ये वही कपड़े थे जो उस दिन समीर की अलमारी के हुक से फटे थे। वो दिन पूरी जज्जियात से और अजियत के साथ उसको फिर याद आया। जहीर भाई ने तो मुझे छोड़ दिया था। मैं कमरे से बाहर निकलने लगी थी, समीर ने मुझे थप्पड़ मारा। मैं बेहोश हो गई। इस वक्त समीर और जहीर दोनों वहाँ थे। जब मुझे होश आया मैं अस्पताल थी और मेरे कपड़े भी चेंज थे। हमेशा वो उससे आगे अपनी सोच को गिरा बांध देती थी, पर आज ना बांध पाई। आज उसने खुलकर सोचा। क्या समीर ने, क्या जहीर भाई ने, क्या दोनों ने? क्या वो किसी औरत को लाए थे बाहर से चेंज करवाने? नहीं, वो किसको ला सकते हैं? क्या उन्होंने ऐना को बुलाया होगा? नहीं, ऐसा होता तो ऐना मेरे से जिक्र करती। उसको पता ही ना चला कब उसकी आंखों से आंसू फिर से बहना शुरू हो गए। रात कतरा कतरा भीगती रही और वो रोती रही। अगला दिन एतवार का था। आज बहुत अरसे बाद घर में चहल पहल थी। जुबैदा बेगम ने बुशरा बेगम की फैमिली को लंच पर इनवाइट कर रखा था। जहीर उस दिन से उनके घर नहीं आया था। जुबैदा बेगम खुद जहीर को आज आने के लिए कह के आई थी। वो मना नहीं कर पाया। रिमशा कल से कमरे में बंद थी, अभी तक बाहर नहीं आई थी। ऐना और मरियम ने 2-3 दफ़ा बुलाया। आखिरकार अंदर से रिमशा की आवाज़ आई। तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगी। वो दोनों बहुत खुश हुई। आखिरकार रिमशा ऊपर आएगी। सब लोग लाउंज में बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे। मज़ेदार खाने, खुशबू सारे में फैली हुई थी। रिमशा पूरी रात फर्श पर बैठी रोती रही थी। ऊपर सबको ये बात कहाँ मालूम थी। उसने सोचा वो सब इतने खुश क्यों हैं, और गम सहने के लिए क्या सिर्फ मैं और मेरा बाप था? नहीं, आज इन लोगों को भी गम सहना होगा, जवाब देना होगा मेरे पे हुए हर जुल्म और अजियत का, और इन बातों का जिनके जवाब में खुद ढूंढ रही हूँ। वह आंसू पोंछते हुए उठ खड़ी हुई। उसने ऊपर पहुंचकर ऊंची आवाज़ में सबको सलाम किया। जुबैदा बेगम और बुशरा बेगम जो सोफे पर बैठी बातों में मसरूफ थी चौंकी। ऐना और मरियम किचन से बाहर आ गईं। लाउंज से मुंसलिक टेरेस पर समीर और जहीर बैठे थे। वो भी उठ खड़े हुए। रिमशा का मलिकजा हुलिया और सूजी आंखें रात भर रोने की चुगली खा रहे थे। वहां मौजूद सब लोग रिमशा से प्यार करते थे। कोई भी उसको ऐसे ना देख सकता था। वो दो कदम आगे आई, जहीर के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया, कैसे हैं जहीर भाई? ठीक, तुम कैसी हो? जहीर को कुछ समझ ना आया। कैसी लग रही हूँ? वो मुर्दा सी हंसी हंसती। सब लोग खामोश थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और रिमशा, अंदर आओ, ऐना ने कहा। एक दिन मैंने तुम लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहा था, आज तुमने मुझे आने के लिए कह रही हो। वो तल्ख सा मुस्कुराई। रिमशा, प्लीज़, मामा भी यहाँ हैं। उसकी आंखों में इल्तजा थी। इन लोगों ने बुशरा और सुलेमान को कुछ नहीं बताया था। जहीर फौरन वापस जाने के लिए मुड़ा। 1 मिनट जहीर भाई, कहाँ जा रहे हैं? वो तेज़ी से जहीर के सामने आई। रिमशा, प्लीज़ पीछे हटो, मुझे जाने दो। जहीर ने इल्तजा की।
मैं भी ऐसे ही तड़पी थी, आपने जाने दिया था। वो फुंकारी, वक्त हिसाब आ गया था। रिमशा प्लीज़ नहीं, ज़हीर ने मिन्नत की। मैं भी मिन्नतें कर रही थी, ज़हीर भाई मैंने तो हाथ भी जोड़े थे, आप तो नहीं माने थे। वो फिर से रो दी हिचकियों से। क्यों ज़हीर भाई क्यों? मैं बहन थी आपकी, ऐना जैसी थी आपके लिए। आप मुझे बचपन से जानते थे, मैं ऐसी लड़की नहीं थी, आपको पता है ये बात। मैंने बस समीर के कमरे में जाने की गलती की, आपने इसको गुनाह बना दिया मेरे लिए। क्या मरियम कभी आपके कमरे में नहीं आई? लेकिन वो आपके दोस्त की बहन थी, आपके लिए मोतबर। और मैं, क्या मैं किसी की बेटी नहीं थी? वो तड़प रही थी। ऐना, मरियम, जुबैदा बेगम, बुशरा बेगम सब बुत बनकर खड़े थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। समीर को सब समझ आ रहा था, लेकिन वो भी बिल्कुल खामोश था या अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। रिमशा तुम भी मेरे लिए उतनी ही काबिले एहतराम हो, और समीर के हवाले से तुम मेरे लिए और काबिले एहतराम हो। हाँ मैं जानता हूँ मुझे तुम्हें जाने देना चाहिए था। मैं बहक गया था रिमशा, मैं बिल्कुल अपने बस में नहीं रहा था। शैतान ने पूरी कोत से मुझ पर हमला कर दिया था, मुझे कुछ होश नहीं रहा था। मुझे माफ़ कर दो रिमशा, मुझे हर सज़ा कबूल है। अगर उस दिन मैं तुम्हें रास्ता दे देता तो आज सब ठीक होता। रिमशा मैंने वो जुल्म तुम पर नहीं खुद पर किया था, तुम तो बच गई थी, मैं आज तक नहीं बचा। मैं आज भी उतना ही परेशान, उतना ही तड़प रहा हूँ। मैं बच गई ज़हीर भाई, मैं बच गई। नुकसान सबसे ज़्यादा मेरा हुआ, मेरी इज़्ज़त और नामूस गई, मेरा मुँह बोला भाई मरा, मेरा बाप। आप मेरे से अपना मुआवजा कर रहे हैं। भाई ऐना रोती हुई आई। भाई रिमशा क्या कह रही है? भाई क्या हुआ है? आपने क्या किया है? ऐना रो रो के चीख रही थी, चीख चीख के रो रही थी। भाई का गिरेबान उसके हाथ में था। मरियम एक तरफ दम साधे खड़ी थी। बुशरा बेगम किसी अनहोने राज के अफशा होने से घबराते हुए ढह सी गई थी। भाई प्लीज़ कुछ तो बोले, रिमशा प्लीज़ बोलो ना। वो जान से प्यारा भाई था, वो जान से प्यारी दोस्त थी। ये सब क्या हो रहा था, क्या हो गया था? रिमशा को ऐना पे भी बुरी तरह तरस आया। ऐना तुम्हें याद है जब फुफ्फो और मरियम कहीं किसी की शादी में गए थे, जिस दिन मैं अकेली थी घर में? ऐना वो दिन कैसे भूल सकती थी? मरियम के पास मेरी कुछ क्रीम्स थी जो मुझे चाहिए थी। मैंने समीर को बाहर जाते देखा तो सोचा कि मैं ऊपर से अपनी चीज़ें पकड़ लूँ। मैं ऊपर गई तो समीर के कमरे का दरवाज़ा खुला था। शायद इनको आइडिया नहीं था कि मैं ऊपर आऊँगी। मुझे भी फील हो गया कि समीर जल्दी आ जाएंगे। मैं अपनी चीज़ें लेकर वहाँ से जाना चाहती थी कि मुझे एक चीज़ ने रोक लिया। मैं कभी समीर के रूम में नहीं गई। मैं जानती हूँ वो ज़हीर भाई के अलावा किसी का आना पसंद नहीं करते। जो चीज़ मुझे वहाँ ले गई वो मेरा वो सतरंगी दुपट्टा था। याद है मरियम, जो तुमने वेलकम पार्टी के लिए लिया था? मरियम को याद आया कि उसने बहुत ढूंढा था लेकिन नहीं मिला था। उसने समीर की भी मिन्नत की थी कि एक दफ़ा अपने रूम में देख ले, कहीं गलती से ना आ गया हो, लेकिन समीर ने भड़क कर जवाब दिया था, भला इनके दुपट्टे का यहाँ क्या काम? अपनी चीज़ों की हिफाजत खुद किया करो। मरियम ने हैरानगी से भाई को देखा जो अभी तक एक लफ्ज़ ना बोला था। मैं उस दुपट्टे के लिए अंदर दाखिल हुई। मुझे पता है किसी लड़के के रूम में आपने ऐसे जाना नहीं सिखाया फूफो, मेरी खता थी ये। मैंने अलमारी खोली, मुझे वहाँ अपनी तस्वीर नज़र आई। मैं घबरा गई और समीर को लगा जैसे किसी ने उस पर गर्म जलता तेल पानी डाल दिया हो। जिस मोहब्बत, जिस इश्क की वो पाकीज़गी चाहता था, वो उसका नफ्स बनकर सब पर आया हो गया। समीर की टांगों में हिम्मत ना रही, वो नीचे ही बैठ गया। मैं घबरा कर पलटी, मगर अलमारी का एक हुक बाहर को था। मेरी शर्ट उसमें फंस गई। मैंने जल्दी में छुड़ाने की कोशिश की तो वो फट गई। उसने सिसकी ली। उसी वक्त मुझे कोई ऊपर आता हुआ फील हुआ। मैं वहाँ से भागना चाहती थी लेकिन शर्ट ज़्यादा फट गई थी। जुबैदा बेगम ने मलामती नज़र फर्श पर दोसानों समीर पर डाली। आने वाले ज़हीर भाई थे। बुशरा बेगम और ऐना की सांसें अटकीं। मैंने ज़हीर भाई की मिन्नत की कि मेरे कपड़े फट गए हैं, मुझे नीचे जाना है, आप 2 मिनट बाहर चले जाएं। वो मान गए, फ़ौरन बाहर जाने लगे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं गए, वापस मुड़ आए। रिमशा एक पल को सांस लेने रुकी। सबकी सांसें थम गईं। ज़हीर भाई को लगा शायद मैं इसी हालत में समीर के साथ थी। वो सिसकी, ऐना क्या वो मुझे नहीं जानते थे? क्या मैं ऐसा कर सकती थी? उसने सवाल किया। ऐना हनूस रो रही थी। अगर तुम समीर के साथ वक्त बिता सकती हो तो मेरे साथ क्यों नहीं? यही कहा था ना आपने ज़हीर भाई। ऐना का दिल चाहा भाई का मुंह नोच ले। इन्होंने मेरा दुपट्टा उतार फेंका ऐना, इन्होंने मुझे पकड़ लिया, दबोच लिया। दुपट्टा ऐसे भी जलता है ऐना। वो रो रही थी, सब रो रहे थे। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन इन्होंने मुझे छोड़ दिया। ऐना ने नज़रें उठाईं, सब ने नज़रें उठाईं सवाए समीर के। वो जानता था अब उसकी ज़ात मौजू होगी। हाँ आंटी, आपके बेटे ने मुझ पर जिस शिद्दत से हमला किया उस शिद्दत से छोड़ भी दिया, लेकिन वो 5 मिनट में उनकी वजह से जिस अजाब में थी वो ना ख़त्म होने वाला है।
شاید تمہاری نظروں میں سرخرو ہو جائیں اب تمہارے بھائی۔ اینا نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ بشرا بیگم کا دل چاہا بیٹے کے قد کا لحاظ کیے بغیر اسے مارے۔ سب چپ تھے۔ رمشا نے گھوم کر سب کے سفید پڑتے چہرے دیکھے، پھپھو کو دیکھا، سمیر کو دیکھا، سلسلہ کلام جوڑا۔ جب میں وہاں سے جانے لگی تو اسی وقت سمیر اپنے کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے مجھے ظہیر بھائی کے ساتھ انہی کے روم میں اس حالت میں دیکھا۔ او خدا، اس کے بعد بھی کچھ ہوا تھا؟ اب کی بار زبیدہ بیگم اور مریم پورے دل سے کانپی۔ سمیر نے مجھے تھپڑ مارا۔ رمشا کی نگاہیں اب کے جھکی ہوئی تھیں، آواز بھی پسپا تھی۔ میرا سر سائڈ ٹیبل پر لگا، میں بے ہوش ہو گئی۔ سب نے سمیر کو دیکھا کہ کب سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا تھا، زندہ لاش جیسا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی۔ اس بیچ کیا ہوا میں نہیں جانتی۔ رمشا کی آواز سرگوشی میں بدل رہی تھی۔ میرے پھٹے ہوئے کپڑے اب کے وہ کچھ بول نہ پائی۔ وہ ایسا ایسا چلتی سمیر کے پاس پہنچ گئی۔ سمیر کا رکا ہوا دل دھڑکنے لگا۔ میرے کپڑے، وہ فقط اتنا بولی۔ سمیر نے اس کو نظر اٹھا کے دیکھا، نظر بھر کے دیکھا، شاید اعتراف کے بعد نہ دیکھ پاتا۔ میں ظہیر چلا گیا تھا، مختصر جواب۔ مریم منہ پر ہاتھ رکھے پیچھے کو ہوئی۔ صرف میری نگاہ کچھ پل آپ کی مجرم ہوئی۔ آپ پاک تھیں، آپ پاک ہیں۔ رمشا کی ہمت بھی جواب دے گئی اور وہ بھی وہیں بیٹھ گئی۔ ضروری تھا پھٹے ہوئے کپڑے میں کیسے لے جاتا؟ میں قسم کھاتا ہوں اس عشق کی جو میں برسوں سے آپ سے کرتا ہوں۔ صرف کچھ پل کے لیے نگاہوں نے جرم کیا، وہ بھی نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے نہیں، صرف آپ کے صحیح سے ڈھانپنے کے لیے۔ آپ میری عزت ہیں، میں کیسے اپنی عزت رسوا کرتا؟ آپ چاہیں تو ہر سزا قبول، لیکن عشق کو نفس سے نہ تولیے گا۔ وہ کراہا۔ اینا کو بلا لیا ہوتا، زبیدہ بیگم چیخیں۔ ہمت نہیں ہوئی ماں؟ وہ کھڑا ہوا، ماں کے پاس آیا، پیروں میں گر کے رو پڑا۔ رمشا نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ دونوں اعتراف کر چکے تھے، دونوں کی مائیں موجود تھیں، دونوں کی بہنیں موجود تھیں، دونوں عذاب میں تھے۔ رمشا نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کم سے کم وہ بچ گئی۔ دونوں سہیلیوں کو دیکھا، دونوں ماؤں کو دیکھا۔ بچپن سے اب تک سب نے اس سے صرف محبت کی تھی، محبت لٹانے کا وقت تھا۔ میں نے معاف کیا آپ دونوں کو۔ آپ لوگوں نے اپنے اپنے شیطان پر قابو پایا، اللہ بھی آپ دونوں کو معاف کرے۔ رمشا نے جیسے اپنے اور ان کے سروں سے بوجھ اتارا۔ وہ ابھی تک ایسے ہی بیٹھی تھی، نیچے زمین پر لٹی پٹی۔ بس اللہ تعالیٰ جی، میں اب تھک گئی ہوں، اب سہا نہیں جاتا، اب اور رویا بھی نہیں جاتا۔ وہ تڑپ رہی تھی۔ مریم اور اینا اس کے پاس جانے لگیں۔ بشرا بیگم نے منع کیا، اس کو رونے دو، آنسو بہانے دو، غم ہلکا ہونے دو۔ ظہیر بھائی، مجھے بابا کی قبر پر جانا ہے، اس نے روتے روتے کہا۔ وہ پہلے ہی اگر بابا بہت بڑی ہوں تو ظہیر کے ساتھ کہیں آنا جانا کر لیتی تھی، لیکن آج اس کا یہ کہنا، ظہیر کا دل چاہا وہ سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس حادثے کے بعد سے اس نے کوئی نماز نہ چھوڑی تھی، رو رو کے اپنے گناہ کی معافی مانگی تھی، لیکن سکون نہ آتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سکون تب آئے گا جب وہ معاف کرے گی، جب وہ معاف کرے گی اللہ تب معاف کرے گا۔ آج اس کے اتنا سا کہنے پر ظہیر کو وہ پرانی رمشا لگی، وہ پرانا ظہیر لگا، وہ پرانا رشتہ لگا، خوبصورت اپنا اپنا سا۔ میں بھی جاؤں گی، اینا نے کہا۔ اس کو بھی انکل سے معافی مانگنا تھی۔ تم لوگ ریڈیو میں نماز پڑھ آؤں۔ ظہیر کو اللہ کے سامنے جھکنے کی جلدی تھی۔ بابا کی قبر پر وہ تینوں آئی تھیں ظہیر کے ساتھ۔ رمشا دوزانوں قبر کے پاس بیٹھ کر میٹھی سی آس پاس کی مٹی قبر پر ڈال رہی تھی۔ اچانک ہی اس کو خاموش کا احساس ہوا، آس پاس کوئی نہ تھا، وہ تینوں بھی پتہ نہیں کہاں تھے۔ رمشا بابا کی آواز آئی۔ اس نے سامنے دیکھا، قبر کے اس پار بابا بیٹھے تھے، سفید صاف ستھرے کپڑے پہنے، وہ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ رمشا کا دل چاہا کہ اٹھ کے ان کے گلے لگ جائے، پر اس سے اٹھا نہ گیا۔ رمشا، میں بہت خوش ہوں، معاف کر دینا، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم بس اللہ سے رحم کی امید رکھو اور دوسروں پر رحم کرو، اللہ بہت بے نیاز ہے، وہ تمہیں خوشیاں دکھائے گا۔ میں نے کہا تھا تم اکیلی نہیں ہو، سمیر تمہارے ساتھ ہے، سب تمہارے ساتھ ہیں۔ رمشا چلیں؟ مریم نے اس کا کندھا ہلایا۔ فضا سے جمود غائب ہوا، بابا چلے گئے۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھی، وہ بہت پرسکون تھی، بہت عرصے بعد اس کا دل چاہا بہت سارا کھانا کھائے اور خوب سوئے۔ سب طمانینت سے واپس جا رہے تھے۔ دن بہت مطمئن گزر رہے تھے۔ رمشا نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کا پڑھائی کا آخری سال چل رہا تھا۔ مریم کی بات بھی پکی ہو گئی تھی زبیدہ بیگم کی کلیگ کے بھائی سے۔ مریم خوش تھی۔ ایسے ہی ایک شام زبیدہ بیگم نیچے رمشا کے پاس آئیں، وہ پڑھائی میں مصروف تھی۔ ارے پھپھو، آپ آئیے، کیسی ہیں پھپھو؟ کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا، وہ پیار سے بولی۔ تمہیں ہی بلانے آئی ہوں بیٹا، تمہیں لے جانے، ہمیشہ کے لیے، بس تمہاری اجازت درکار ہے۔ اس کی نظریں جھک گئیں، دل یک بارگی سے دھڑکا۔ میں سمجھی نہیں پھپھو۔
बेटा तुम्हारे मरहूम बाबा, फुफ्फा और मेरी ख्वाहिश सदा से तुम्हारे लिए है। भाईजान भी जाने से पहले तुम्हें मुझे सौंप के गए थे। मैं जानती हूँ बेटा, तुम बहुत अजियत से गुजरी हो, बहुत गम सहा है तुमने। तुम पे कोई दबाव नहीं है, तुम कोई भी फैसला करो, मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी। रिमशा ने गौर से इन्हें देखा। ममता भरी बूढ़ी आंखें। फुफ्फो, जो आप फैसला करेंगी मुझे मंजूर है। आप मेरी माँ हैं, आप ही मेरा बाप हैं। उसने उनके सीने में सर छुपाते हुए उनका मान बढ़ाया, फिर उनकी गोद में ही सर रख कर लेट गई। वो उसको अपनी कहानी सुनाती रही, कैसे अकरम साहब की फैक्ट्री में आग लगी, कैसे उनका घर गाड़ी कर्जा उतारने में बिका। वो वक्त वो नहीं भूल सकती थीं जब हामिद साहब ने इन्हें इनके पोर्शन की चाबियां पकड़ाईं, उनका ठिकाना दिया, अकरम साहब को उनके पैरों पे खड़ा होने में मदद की। हज़ारों दफ़ा की कहानी सुनते सुनते रिमशा उनकी गोद में सर रखे आंखें मूंदे सो गई। उन्होंने एहतियात से उसका सर तकिए पर रखा, उसके ऊपर चादर दी, माथे पर बोसा दिया और लाइट ऑफ करके चली गई। उसकी शादी की तैयारियां सब सुलेमान साहब ने अपने ज़िम्मे ले ली। वो लड़की वाले बन गए थे। आज जुबैदा बेगम ने बाकायदा सुलेमान साहब की तरफ तारीख लेने जाना था। रिमशा भी ऐना के पास शिफ्ट हो गई थी। उसने वहाँ से रुखसत होकर आना था। बड़े से लाउंज में सब तारीख पर गौर कर रहे थे। रिमशा कमरे में बंद थी। मरियम उसको तैयार कर रही थी। आज अंगूठी की छोटी सी रस्म थी। ऐना पेश थी। बाहर डोरबेल हुई। ऐना, शॉप का बिल आया होगा, पूरे 1 लाख रुपए होंगे, जाओ ध्यान से गिन के अंदर ले आओ। सुलेमान साहब ने ऐना को कहा। वो भी थे। जी बाबा। वो भागती हुई गई। गेट खोला। बाहर एक गोरा चिट्टा सूटेड बूटेड लड़का सनग्लासेस लगाए खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम। मैं वो गला खंकारा। ये वो छोड़े, जल्दी से पैसे दें। ऐना ने हाथ बढ़ाया। हैं पैसे? हाँ, अब जल्दी करें ना। वो झंझलाई। मरियम पता नहीं कौन सा आईशेड लगा दे रिमशा को। जल्दी करें भाई, दें पैसे। वो जी भर कर हैरान हुआ। वॉलेट से 1000 का नोट निकाल कर उसको पकड़ा दिया। ये क्या? ये सिर्फ 1000 है, 99,000 और दें। वो गुस्सा हुई। ये डाका डालने का नया तरीका है क्या? वो भी हैरान हुआ। उसी वक्त जहीर की बाइक रुकी। वो किसी काम से लौटा था। अरे आलियान तुम? वो खुश हुआ। आलियान के गले लगा। यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आओ। वो बोला। ये मातरमा अंदर आने के 1 लाख मांग रही हैं। आलियान ने शिकायत लगाई। ऐना, जहीर की आंखों में तंबीह थी। भाई बाबा ने कहा था। व्हाट? वो बोला, बाबा ने कहा शॉप का बिल ले आओ, पूरे 1 लाख होगा। वो रूहानसी सी हो गई। मैं आपको शॉप का बंदा लगता हूँ? उसने सन ग्लासेस उतारते हुए कहा। उसकी सी ग्रीन आंखें थीं। ऐना हैरान रह गई। वो किसी टर्किश हीरो जैसा था। ऐना, ये अमेरिका वैली आसिया फूफो के बेटे हैं। आलियान, जहीर ने याद करवाया। ओ जी याद आया। वो उसके बाबा की कज़न का बेटा था और आपने मुझे शॉप वाला लड़का समझ लिया। आप ग्लासेस उतार देते तो शायद मुझे याद आ जाता, उसने दिल में सोचा। आलियान उस पर भरपूर नज़र डालकर जहीर की मैयत में अंदर दाखिल हुआ। बंदा बताकर ही आ जाता है। वो बुड़बुड़ाती हुई रूम में एंटर हुई। मरियम रिमशा के फाइनल टच दे रही थी। वो गुस्से में अंदर आकर बैठी, सोचकर ही डर रही थी कि अभी अम्मी अंदर आकर डांटेंगी। मरियम, मैं ओवर तो नहीं लग रही? बिल्कुल भी नहीं, बहुत प्यारी लग रही हो, प्यारी भाभी। यही 9 भाई आज ही रुखसती ले ले। मरियम शौक हुई। तुम्हें क्या हुआ? दोनों उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। उसी वक्त बुशरा बेगम दरवाज़ा खोलकर अंदर आईं। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो बेटा। उन्होंने आगे बढ़कर पहले रिमशा को प्यार दिया, फिर लाडली की तरफ मुड़ी। ये क्या हरकत की तुमने भला ऐना? आलियान से पैसे मांगे? मामा, मुझे क्या पता था वो कौन है। अरसा हुआ आसिया फुफ्फो को देखे हुए, उनका बेटा तो दूर की बात। तो तुम्हें हुलिये से नजर नहीं आया? भला अमेरिका पलट लड़के को महारानी शॉप वाला समझ रही है। उस पर से तम ये कि 99,000 मांग रही है। मम्मा, मुझे बाबा ने कहा था पूरे पैसे गिन के लाना। उन्होंने ये भी कह दिया था दिमाग भी कहीं फेंक आना। वो रोने वाली हो गई। मुना बसोरो, अब उठो, अब मेहमानों को जूस वगैरह का दो। उन्होंने घुरका। मरियम, हेल्प करवाओ इसकी। दोनों बुशरा बेगम के पीछे कमरे से निकली। अगले महीने फाइनल्स के बाद की तारीख तय पाई थी। रिमशा को अकेले घर में नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए निकाह के साथ ही रुखसती तय पा गई थी। रिमशा की मेहंदी के दिन मरियम की इंगेजमेंट का प्लान भी फाइनल हो चुका था। मरियम ने आलियान को जूस वगैरह लाकर दिया, फिर किचन में आकर ऐना से बोली, ऐना, इतना हैंडसम बंदा तुझे शॉप वाला लगा था? हद ही हो गई। ना सिर्फ शॉप वाला लगा था, ये तो उससे 1 लाख भी मांग रही थी। समीर किचन में नुमदार हुआ। वो बहुत चहक रहा था, बेइंतहा खुश था। उसने नहीं दिया तो क्या हुआ, आपसे ले लूँगी, दूध पिलाई का, आखिर को इकलौती साली हूँ। वो भी समीर को देखकर शौक हुई। नहीं भाई, इतनी कीमत तो बस डॉलर्स वाले दे सकते हैं। क्यों मरियम? उसने मरियम को साथ मिलाया। ये आप दोनों का मामला है, बस मेरा नेक तैयार रखिएगा। उसे अपनी फिक्र थी। वैसे मरियम,
तुम वो एक नॉवल पढ़ती थी ना जिसमें अमेरिका पलट हीरो अपनी कज़न को पसंद करने के लिए आता है। समीर ने फिर वही मौजू छेड़ा। भाई आप भी ना। ऐना शर्म से सुर्ख हुई, जबकि वो दोनों बहन भाई दिल खोलकर हंसे। मरियम और ऐना रिमशा को रस्म के लिए बाहर लाई। उसकी आंखें हया के बोझ तले झुकी हुई थीं। उसे समीर के साथ लाकर बिठाया गया। दोनों के दरमियान काफ़ी फासला था, फिर भी वो दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन महसूस कर सकते थे। इस बड़े से शादी हॉल में 3 स्टेज बने हुए थे। यहाँ 2 निकाह और 1 इंगेजमेंट का फंक्शन था। सब बहुत बिजी थे पर बहुत खुश थे। समीर और रिमशा का निकाह, मरियम और दाइम की इंगेजमेंट और ऐना और आलियान का निकाह। जी हाँ, इस अमेरिका पलट हीरो ने अपनी हीरोइन पसंद कर ली थी। आज इनका निकाह था। फिर जब बाहर जाने के पेपर्स रेडी होते तब रुखसती होना करार पाई। पहले मरियम की इंगेजमेंट हुई क्योंकि उसको फिर निकाह में शरीक होना था। फिर आलियान और ऐना का निकाह हुआ। ऐना बेहद कन्फ्यूज थी। इतनी अचानक सब हो जाना, वो फिलहाल कुछ महसूस नहीं कर पा रही थी, ना करना चाहती थी। थोड़ी देर में रिमशा की रस्म शुरू होने को थी। वो जल्दी से खुद को इस दुल्हन के रूप से निकालना चाह रही थी। ब्राइडल रूम के दरवाजे पे नॉक हुआ। आजो मरियम, वो बोली। आने वाला आलियान था। वो घबराई। फिक्र ना करें, मामू ममानी की इजाज़त से आया हूँ अपनी शरई बीवी से मिलने। कितना अजीब लगा था ये सुनना, बीवी। उसकी मिक्स फीलिंग्स थी। मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, वो बोला। ऐना की निगाहें हनूस झुकी थीं। आलियान ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ा। ये आपके लिए। उसने एक चेक उसको दिया। ये आपके 1 लाख। वो मुस्कुराया। वो शर्मिंदा हुई। हाथ छोड़िए मेरा, वो कसमसाई। आलियान ने उसका हाथ छोड़ने से पहले उसके हाथ की पुष्ट पर किस किया। ऐना बेइंतहा शर्माई। आलियान प्लीज़ डोंट वरी, इसके आगे का प्रोसेस आफ्टर शादी। वो शो हुआ। दोनों ब्राइडल रूम से इकट्ठे बाहर निकले। मौलवी साहब रिमशा के पास मौजूद थे। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ हो चुका था। रिमशा की झुकी पलकें बेइंतहा झपक रही थीं। उसका निकाह दूसरे ब्राइडल रूम में पढ़ाया जाना था, बाद में बाहर लाया जाता। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने पूछा। सुलेमान साहब ने उसके सर पर हाथ रखा। उसको लगा जैसे बाबा मौजूद हैं। कबूल है, वो बोली। मौलवी साहब ने फिर पूछा, क्या आपको कबूल है? अब की बार मामा की आवाज़ आई, बोलो मेरी जान, कबूल है। आंसू उसकी आंखों से टूटकर टपका। मौलवी साहब ने तीसरी दफ़ा दोहराया, क्या आपको कबूल है? रिमशा ने आंखें बंद की। बंद आंखों के सामने समीर का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। समीर ने हक से हाथ बढ़ाया। उसने हक से हाथ थमाया। इश्क मुस्कुराया। मोहब्बत ने डफली बजाई। इर्द गिर्द परियों का रक्स था। सब इश्क की खुशी में शामिल थे। कबूल है, वो बोली। फुसूं टूटा। आंखें बंद करने से पहले वो रिमशा हामिद थी, आंखें खोलकर रिमशा समीर। लम्हे का खेल था। इश्क ने जाने क्यों सदियों का फासला तय किया था। अब मौलवी साहब और बाकी सबका रुख समीर की तरफ था। सब वहाँ आए। परियां रक्स के लिए बेताब हुईं। कबूल है, मोहब्बत की डफली बजी। कबूल है, परियों का रक्स शुरू हुआ। कबूल है, इश्क रो पड़ा, सद्दे में गिर गया। बहुत अरसे बाद वो कामयाब ठहरा था। मुबारकबाद का शोर उठा। सब समीर से मिलने लगे। मैं पहले 2 नफल पढ़ना चाहता हूँ। वो शायद इस दुनिया का पहला दुल्हा था जो निकाह के फ़ौरन बाद नवाफिल पढ़ रहा था, सजदा कर रहा था, शुक्र बजा ला रहा था। रिमशा समीर के कमरे में समीर की दुल्हन बनी पूरे हक से बेड पर बैठी थी। कमरा ताज़ा गुलाब की तरह महक से महक रहा था। समीर अंदर दाखिल हुआ। रिमशा की पलकें झुकी। समीर की नज़रों ने रिमशा तक का सफ़र तय किया और ठहर गई। वो अब कुछ नहीं देखना चाहता था सवाए उसके। वो कदम ब कदम रिमशा की तरफ बढ़ा। सांसों का शोर बढ़ा। वो उसके सामने आकर बैठ गया, बिल्कुल सामने। रिमशा की आंख से आंसू निकला। बस अब और नहीं, वो बोला। उंगली की पोर से रिमशा का आंसू चुना। अब आपके सारे दुख मेरे। उसने जेब में हाथ डाला। मखमली के से खूबसूरत डायमंड रिंग निकाली। आपकी मुंह दिखाई। रिमशा की पलकें हनूस झुकी थीं। कैसे ना झुकती आज समीर की नज़रें जो गुस्ताखियाँ कर रही थीं। इजाज़त है। उसने इजाज़त तलब की। रिमशा खामोश थी। प्लीज़, आज वो इल्तजा कर रहा था। रिमशा की पलकें उठीं, नज़रें मिलीं, धड़कन धड़कन से जा टकराई। जी, दिल से आवाज़ आई। समीर का दिल हंसा। उसने उसका हाथ थामा। दोनों आज खुद में ना थे। उसने उसे रिंग पहनाई, हाथ पे किस किया। रिमशा ने भी हाथ ना छुड़ाया। वो इन लम्हात को ज़ाया नहीं करना चाहती थी। वो करीब आया और करीब आया और करीब आया, यहाँ तक के कोई फासला ना रहा। कोई हद ना थी। रूहें एक हो गईं, जिस्म एक हो गए। परियों ने किसी और दीवानों का रास्ता पकड़ा। मोहब्बत शर्माई और इश्क तकमील इश्क पे सुरखरू हो गया।